ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। सेशन स्टार्ट करते हैं आज हम लोग टेराफॉर्म का पार्ट जो है स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो डेवऑप्स का बैच चल रहा है, ये उसी का ही जो है वो टूल है जो कि इंक्लूडेड है इन दिस कोर्स। तो मैंने इसको ओपन सेशन रखा था ताकि कोई भी आके एटलीस्ट टेराफॉर्म का इंट्रोडक्शन और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मैं अभी शेयर करूँगा, बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग वो लेने के लिए इसको ओपन सेशन रखा है मैंने। द मेन पर्पस ऑफ द सेशन कि आपको एक तो अंडरस्टैंडिंग हो जाए टेराफॉर्म की, दूसरी आपको कुछ उसकी वर्किंग भी एग्जीक्यूशन जो है वो नज़र आए, ताकि आप लोग जो है वो मोटिवेट हो सकें और खुद जो है टेराफॉर्म को यूज़ कर सकें इन योर जॉब्स। टेराफॉर्म का जो ये सेशन है, इसमें हम लोग इसको एज़ अ कोर्स ही जो मेरा पार्ट चल रहा है डेवऑप्स का, उसी पर्सपेक्टिव से ही चलेंगे लेके। लेकिन इसमें मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी, जो इंट्रोडक्शन है वो भी दूँगा। लेकिन सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या चीज़ें कवर कर चुके हैं, और हमारा ये जो डेवऑप्स का बैच है, इसका ये सेकंड लास्ट टूल है। इसके बाद कुबरनेटिस इज़ द लास्ट पार्ट जो कि हमारा रहता है। डेवऑप्स में हम लोगों ने लिनक्स से स्टार्ट किया था, देन वी विल मूव ऑन टू द डॉकर्स। डॉकर के बाद हमने जेnkins कंप्लीट किया, गिट एंड गिटहब ये हमारा पार्ट था जिसको हमने कंप्लीट किया था। देन अभी जो लास्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है वो एंसिबल का था, और इसमें टेराफॉर्म अभी आज हम पढ़ रहे हैं, और उसके बाद फिर कुबरनेटिस आएगा। तो ऑल ऑफ दीज़ टूल्स तकरीबन 8 टूल्स बनते हैं जो कि हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। और टेराफॉर्म से रिलेटेड जो है ये सेशन तकरीबन 2 सेशंस के अंदर जाएगा। आज का एक कंप्लीट सेशन होगा, कल भी हम करेंगे, जितना कल कंप्लीट हो सकेगा इट्स फाइन। अगर उसकी ज़रूरत पड़ी एक और क्लास की तो फिर हम एक और में भी जाएँगे। लेकिन सबसे पहले जो इस पूरे जो सेशन है, इस सेशन के लिए मसूद मैं क्वेश्चन लेता हूँ लेकिन थोड़ी देर बाद। अम, जो टेराफॉर्म का जो सेशन है, इसमें अभी जो हम लोग मेनली जो टॉपिक्स कवर करेंगे, वो ये टॉपिक्स हैं कि मैं आपको टेराफॉर्म का भी इंट्रोडक्शन दूँगा, टेराफॉर्म के प्रीरेक्विजिट्स को डिस्कस करेंगे, एडब्ल्यूएस की सर्विसेज़ का ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि ये जो सेशन है जो टेराफॉर्म का, टेराफॉर्म को हम लोग और क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। बट अभी जो हमारा मेनली पर्सपेक्टिव है इस सेशन को लेके और इस कंटेंट को लेके, वो है एडब्ल्यूएस। हम एडब्ल्यूएस के ऊपर वर्किंग करेंगे, और एडब्ल्यूएस को ही क्लाउड कंप्यूटिंग में जिस चीज़ को हम लोग क्रिएट करेंगे, जो रिसोर्सेज़ क्रिएट करेंगे, वो एडब्ल्यूएस के ऊपर होंगे। फिर इसके अलावा टेराफॉर्म की इंस्टॉलेशन कैसे होती है, वो मैं आपको बता दूँगा। टेराफॉर्म की इंस्टॉलेशन ऑन विंडोज़ कैसे होती है, लिनक्स कैसे होती है, इसका मैं आपको आइडिया दे दूँगा। मैक पे भी ईज़िली हो जाती है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो अवेलेबल है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। एंड देन वी विल स्टार्ट प्रॉपर्ली वर्किंग एंड क्रिएटिंग आवर रिसोर्सेज़ यूजिंग द टेराफॉर्म। सो दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट, जो कि अभी हम लोग सारे आज के सेशन की ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो लास्ट पार्ट है, जिसमें रिसोर्सेज़ क्रिएट करने हैं, बेसिक लेवल आज हम कवर करेंगे, एंड उसका जो थोड़ा एडवांस लेवल होगा वो हम कल उसको डिस्कस करेंगे। अम, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है टेराफॉर्म को सीखने के लिए या टेराफॉर्म के बारे में जानने के लिए, इंट्रोडक्शन तो ऑब्वियसली मैं दूँगा, लेकिन जो मेन पर्सपेक्टिव है, जो मेन एक एक मेरे ख़्याल से आप लोगों के लिए इस टाइम के लिए प्रीरेक है कि आप में से मुझे सिर्फ़ हैंड रेज़ करके ये बताएँ कि किस-किस को एडब्ल्यूएस की हाउ नो है, जिसने रिसोर्सेज़ वहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। मैं ये सिर्फ़ देखना चाहता हूँ कि ताकि क्लाउड कंप्यूटिंग की जिसको हाउ नो है, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड वेरी ईज़ी टू अंडरस्टैंड। जिसको नहीं है उसको फिर ऑब्वियसली मैं उसके अकॉर्डिंगली लेके तो मैं बताऊँगा। ज़बरदस्त हो गया, आप लोगों ने के रिस्पॉन्स मुझे मिल गए हैं। जिस-जिसके नहीं आए वो प्लीज़ वो भी दे दें। बल्कि जिसके नहीं आए ऑब्वियसली उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। लेकिन एनीवेज़ नो प्रॉब्लम। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। टेराफॉर्म का इंट्रोडक्शन वैसे 80-90% आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग है। मेरे ख्याल से शायद ही कोई एक पर्सन है जिसने एडब्ल्यूएस के लिए अभी तक हैंड रेज़ नहीं किया, बाकी सबका हैंड रेज़ हुआ है। टेराफॉर्म का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। टेराफॉर्म एग्ज़ैक्टली है क्या? उसकी वर्किंग क्या है और उसका यूसेज क्यों ज़्यादा पॉपुलर हुआ है इस टाइम मार्केट में? उसकी हम चीज़ें डिस्कस करते हैं। टेराफॉर्म अम, जो है, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ कोड सर्विस कहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ कोड समझ मैं क्वेश्चन एंड पे लूँगा, अभी क्वेश्चन मैं नहीं ले रहा। ताकि हम इसको पहले टॉपिक कवर करें, देन वी विल मूव ऑन टू द आप अपने नोट कर लें क्वेश्चन, एंड देन वी विल कवर इट लेटर, और राइट इट इन द चैट, ताकि मुझे फिर बाद में उसको मैं उसके अकॉर्डिंग आंसर दे दूँगा।
अच्छा, अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं टेराफॉर्म का। टेराफॉर्म इज़ अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ कोड सर्विस। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ कोड का मतलब क्या होता है? मैं अभी जो चीज़ डिस्कस कर रहा था आप लोगों से, जो मैंने एडब्ल्यूएस के बारे में पूछा, वो इसीलिए पूछा है कि आप लोगों में से कितने हैं जिन्होंने एडब्ल्यूएस के ऊपर काम किया या किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के ऊपर काम किया हुआ है। उसका मेनली रीज़न ये है कि इस पूरे कंटेंट के अंदर, इस पूरे सेशन के अंदर हमने क्लाउड कंप्यूटिंग एडब्ल्यूएस को ही एज़ अ रेफरेंस लेके उसके ऊपर रिसोर्सेज़ क्रिएट करने यूजिंग द टेराफॉर्म। लेकिन अगर आप लोगों में से किसी के पास टेराफॉर्म सीखना है, लेकिन उसने पहले कभी किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के ऊपर काम नहीं किया हुआ, तो उसके लिए इसलिए ये चीज़ डिफ़िकल्ट है या उसके लिए इसीलिए ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ को आपने परफ़ॉर्म करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द मैनुअल प्रोसेस ऑफ द क्रिएटिंग एनी रिसोर्स। आपको अगर मैनुअली नहीं पता कि आपने मैनुअली जो है वो रिसोर्सेज़ क्रिएट करने हैं, मैनुअल कैसे क्रिएट करने हैं और मैनुअल में उसके बाद आप अचीव क्या करेंगे, यानी कि अगर मैंने कोई एप्लीकेशन होस्ट करनी है ऑन एनी क्लाउड प्रोवाइडर, तो फिर मैंने मैंने उसके लिए कितने सर्वर्स लगाने हैं, कितनी डेटाबेसेस लगानी हैं, कितनी जो है वो क्या नाम है स्टोरेजेस मुझे ज़रूरत है। तो एक-एक पार्ट है, जितनी भी रिसोर्सेज़ क्रिएट करने वाले, जितनी भी चीज़ों की, वो सारी चीज़ें जब तक आपको मैनुअली नहीं पता, मैनुअल उनके स्टेप्स नहीं पता, तो आप उसकी ऑटोमेशन नहीं कर सकते। देखिए, ऑटोमेशन कब की जाती है? जब द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि व्हेन वी नीड द ऑटोमेशन। ऑटोमेशन तब की जाती है व्हेन वी आर हैविंग अ ग्रेट एंड वास्ट एक्सपीरियंस इन इन द मैनुअल प्रोसेस, कि आपको प्रॉपर्ली पता है कि आपको मैनुअली तमाम चीज़ें कैसे क्रिएट करनी है और आप मल्टीपल टाइम उनको क्रिएट कर रहे हो। तो कंपनी डिसाइड करती है कि यार अब मैं हमने मल्टीपल टाइम तो क्रिएट करनी पड़ती है हमें, और सम टाइम हमें कोई डाउन टाइम्स भी आ जाते हैं, सम टाइम कोई इश्यूज़ भी आ जाते हैं और फिर हमें दोबारा वो सारे काम करने पड़ते हैं, जो हम मैनुअली कर रहे हैं। तो हम क्यों ना उस सारे प्रोसेस को ऑटोमेट करें। तो उस सारे प्रोसेस को ऑटोमेट तब किया जाता है जब आप मैनुअली स्मूथ हो चुके होते हैं, आपको एक-एक चीज़ का पता होता है। क्योंकि ऑटोमेशन में वो सारा साइकिल, वो सारा जो स्टेप्स हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं, वो आप क्या नाम है परफ़ॉर्म करते हैं, जो आपने मैनुअल में की होती हैं। आप उन्हीं स्टेप्स को कोड में डिफ़ाइन करते हैं। अब बात आती है कि भई फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्कस करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ कोड होता क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ कोड की मैं आपको एग्ज़ाम्पल इस तरह से दूँगा कि लाइक मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा इसको बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ कोड क्या होता है? जस्ट 1 मिनट। अच्छा, अभी हम डिस्कस करने लगे हैं टेराफॉर्म को। तो टेराफॉर्म को हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ कोड सर्विस कहते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ कोड सर्विस एग्ज़ैक्टली होती क्या है, उसकी एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। कि सपोज़ दैट कि हम यहाँ पर एक यूज़ केस लिखते हैं या हम एक अपनी नोट लिख लेते हैं, हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड। मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, कुछ भी यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी एग्ज़ाम्पल या कोई भी चीज़ को हम लेके यूज़ केस के तौर पे ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कहते हैं कि सपोज़ दैट कि हमारा क्लाइंट है, जिसको हम सर्व कर रहे हैं, या हमारी कंपनी है जिसकी अपनी एप्लीकेशन है और वो एप्लीकेशन है जावा बेस्ड एप्लीकेशन है, और उस एप्लीकेशन को हम लोगों ने एडब्ल्यूएस के ऊपर सेटअप किया हुआ है। अब एडब्ल्यूएस क्लाउड के ऊपर अगर आपने सेटअप किया हुआ है, किसी भी क्लाउड के ऊपर, मैं किसी भी क्लाउड का वर्ड यूज़ करूँगा, लेकिन हमारा जो यूज़ केस है, जो एक एक सर्विस है जिस क्लाउड कंप्यूटिंग को इस पूरे कोर्स में लेके चलेंगे, वो एडब्ल्यूएस, इसमें मैं एडब्ल्यूएस का ज़िक्र करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होगा कि सपोज़ दैट कि हमारे पास तकरीबन मैनुअल हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया हुआ है। हमारे पास 4 जो है वो सर्वर्स चल रहे हैं, एप्लीकेशन सर्वर्स, या मैं ऐप सर्वर्स लिख देता हूँ, हमारे पास चल रहे हैं। हमारे पास तकरीबन 2 डेटाबेस डेटाबेस के जो मशीन्स हैं या इंस्टेंसेस हैं, जिनको हम आरडीएस कहते हैं, डेटाबेसेस, वो क्रिएटेड हुई हुई हैं यहाँ पर। उसके अलावा हम लोगों ने मीडिया कंटेंट यूज़ करने के लिए एक एस3 की बकेट यूज़ की हुई है, जो कि मीडिया को मैनेज कर रही है। एक हम लोगों ने कोड के लिए यूज़ की हुई है। कोड के लिए वैसे आमतौर पे नहीं सही यूज़ करते, मीडिया और डॉक्यूमेंट्स के लिए हम बकेट्स सपोज़ दैट हमने क्रिएट की हुई हैं। फिर हमारी एक डोमेन है जो हम लोगों ने राउट की हुई है, एडब्ल्यूएस की जो सर्विस है राउट 53, उसके ऊपर कॉन्फ़िगर की हुई है। फिर मैं एक एक रफ़ आइडिया दे रहा हूँ कि ये सारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है। हम लोगों ने क्लाउड फ्रंट, जो कि कैशिंग के लिए यूज़ होती है, हम लोगों ने वो यूज़ की हुई है फॉर आवर मीडिया कंटेंट, कि वो क्विकली एक्सेसिबल हो। फिर उसके बाद अम, हम कौन-सी सर्विस यूज़ करते हैं? हाँ, सीक्रेट्स मैनेजर यूज़ की हुई है। ये सीक्रेट्स को मैनेज करने के लिए होती है। आपकी डेटाबेसेस के अंदर जो भी सीक्रेट्स होते हैं, आप उनको सेव कर लेते हैं। इसके बाद
कौन सी सर्विस हम कह सकते हैं? एसएनएस की अच्छा, सर्विस हो सकती है। कौन सी? एसएनएस की। हाँ, एसएनएस चलेंगे। अच्छा, आपने याद कराया। चलो, एसएनएस नोटिफिकेशन के लिए हम यूज कर लेते हैं। बल्कि हम ऐसा करते हैं कि हम एसईएस भी यूज कर लेते हैं, जो कि हमारी ईमेल्स के लिए हम लोगों ने कॉन्फ़िगर की है एप्लीकेशन। तो मैं सिर्फ एक एक आइडिया दे रहा हूँ कि हमारे पास को 8 10 15 20 सर्विसेज है, जिनको हम लोगों ने जोड़ के बना के हम लोगों ने एक अपनी जो है पूरी एप्लीकेशन होस्ट की हुई है। बल्कि यहाँ पर सर्टिफिकेट्स मैनेजर भी आ जाता है, जिससे हमने सर्टिफिकेट्स परचेज किए हुए हैं। और भी हम बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं, बट आई थिंक इट्स जस्ट फॉर एन आइडिया, सो इट्स फाइन कि हम इसको। अब ये है क्या? हम लोगों ने एक एप्लीकेशन सर्वर यहाँ पर लगाया हुआ है, जो कि 4 सर्वर्स हैं हम लोगों ने। सपोज दैट मैं जस्ट रफ डायग्राम बनाऊँगा इसकी, कि हमारे ये 4 जो ऐप सर्वर्स हैं, ये वो आ गए हैं। 2 हम लोगों ने डेटाबेसेस लगाई हुई हैं, ये आरडीएस इंस्टेंसेस हैं। इसके अलावा फिर हम लोग यहाँ पर कह देते हैं कि हमारा जो कोड है, जो वो किसी रिमोट रिपॉजिटरी पे पड़ा हुआ है। हमारा जो कंटेंट है, मीडिया कंटेंट, और हमारा जो जितनी भी मल्टीपल हमने बकेट्स यूज़ की हुई हैं, सपोज दैट कि हम यहाँ पे कह देते हैं कि हमारा कोड पड़ा हुआ है गिटहब के ऊपर, और हमारा जो मीडिया कंटेंट है वो पड़ा हुआ है S3 के ऊपर। एक S3 की, बल्कि एक S3 की बकेट नहीं, एक S3 की बकेट 1 है और एक S3 की बकेट 2 है। हमने ये यूज़ की हुई है फॉर फॉर आवर स्टोरेज पर्पसेस। इसके अलावा फिर हम लोगों ने आरडीएस सॉरी राउट 53 यूज़ किया। तो मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि हमारी जो एप्लीकेशन है, वो इतनी सारे चीज़ों के साथ लिंक हुई हुई है कि हमारी सारे सर्वर्स जो हैं वो हर डेटाबेस के साथ लिंक्ड है। फिर ये सारी चीज़ें अगर हमारे पास क्रिएटेड हैं, और हमें ये चीज़ें बार-बार क्रिएट करनी पड़ती है, और हमारा सर्वर जो है वो हर सर्वर जाके डेटाबेस कोड यहाँ से फेच कर रहा है। मैं इसको रफ सी डायग्राम बस इस तरह से बना लेता हूँ। आप लोग इसको नीट कर लेना। बस अब मैं जस्ट फॉर एन आइडिया। अब बात आती है, हाँ, लोड बैलेंसर किसी ने याद कराया हुआ है। एग्ज़ैक्टली, लोड बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने फिर ऑटो स्केलिंग भी यूज़ की हुई है। सो दिस इज़ द कंप्लीट आर्किटेक्चर जो हमने डिज़ाइन कर लिया। नाउ वी नीड टू क्रिएट अनदर कॉपी ऑफ दिस आर्किटेक्चर। अब आपकी कंपनी ने सपोज दैट कि आप एडब्ल्यूएस आर्किटेक्ट हैं, और आपने ये सारा आर्किटेक्चर डिजाइन करने में और इसको टेस्ट करने में, मैं मजाक नहीं कर रहा, इट्स रियलिटी, कि अगर बहुत भी आप एफिशिएंटली करें तो इट विल टेक अराउंड 1 वीक और 2 वीक्स आपको लग जाते हैं प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग करने, प्रॉपर तरीके से उसको जो है वो सेटअप करने में आपको ये टाइम लग जाता है। अब आपकी कंपनी कहती है, यार मेरे पास, हमें एक रीजन के अंदर हमने ये बनाया था, अब आप इसको किसी और रीजन में बना दो। या एक क्लाइंट के लिए बनाया था, अब आपको किसी और क्लाइंट के लिए भी ये चीज़ बनानी है, यानी कि पूरा आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना है। सो आप फिर बैठोगे, फिर सारी चीज़ें, सारे रिसोर्सेज़ क्रिएट करोगे, और फिर उनको आप इसमें लिंक करोगे, और ये सारे स्टेप्स आपको बार-बार परफ़ॉर्म करने पड़ते हैं। और और इसमें एक और मसला ये भी होता है कि इन केस ऑफ एनी इश्यू, इन केस ऑफ एनी रिसोर्स, यानी कि सपोज दैट कि आपने यहाँ पर एक EC2 सर्वर लगाया हुआ था, जिसका साइज़ था कह देते हैं कि मीडियम लेवल का, आपने जो ना मशीन्स लगाएँगे। मीडियम लेवल की आपने यहाँ पर जो ना EC2 इंस्टेंसेस लगाए हुए। अब आपकी कंपनी ने डिसाइड ये किया कि यार हमारी जो रिसोर्सेज़ है ना वो ज़्यादा यूटिलाइज़ हो रहे हैं, ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ी, कंज़म्पशन ज़्यादा हो रही है, तो अब आपको चेंज करना है मीडियम से लार्ज के अंदर। आपके इंस्टेंसेस भी, आपकी डेटाबेसेस भी जो थी वो मीडियम लेवल की थी, आपने क्या किया, उसका साइज़ इंक्रीज़ करना है। ये छोटी-छोटी चेंजेज़ हैं जो कि आपको करनी। तो अब आपको वो सारी चेंजेज़ करनी है, तो उसका तरीका क्या होगा कि फिर आप जाएँगे, जाके मैनुअल हर चीज़ को चेंज करेंगे, और फिर उसको टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करने के बाद फिर आपको पता चलेगा कि क्या उसमें कोई 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 प्रॉब्लम तो नहीं आई, या कोई चेंज ऐसा तो नहीं आया जिसकी वज़ह से हमारी एप्लीकेशन प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। तो बात अब आती है कि जब कंपनीज़ ने ये चीज़ ये डिसाइड ये की कि यार अब हमारे पास ज़रूरत है हमें इसी इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ कोड की। मैं टेराफॉर्म का ज़िक्र नहीं कर रहा, मैं अभी टेराफॉर्म को लेके नहीं चल रहा। टेराफॉर्म को हम लेके आगे चलेंगे, लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाई वी नीड द इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ कोड। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, अब बात आती है कि अगर हमें ये ऑप्शन मिल जाए कि हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक दफ़ा कोड कर लें। हम बैठेंगे, हमने कोड कर लिया। हाँ, कितने इंस्टेंसेस चाहिए, कितनी डेटाबेसेस चाहिए, कितनी बकेट्स चाहिए, कितनी जो है वो आपको डोमेन्स राउट करनी है, क्लाउड फ्रंट कॉन्फ़िगरेशन करनी है, सीक्रेट्स मैनेज, आपने प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें कोड कर ली। अगर आपको उसकी एक और कॉपी क्रिएट करनी, देन यू जस्ट नीड टू चेंज द रीजन एंड द वैल्यूज़, जो कि आपको अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली चेंज करनी है। आप वो छोटी-छोटी चेंजेस करेंगे, और एक बड़ी मज़ेदार चीज़ इसमें ये टेराफॉर्म में या किसी भी क्लाउड इसके अंदर होती है कि आपको एक फ़ाइल के अंदर आपका कुछ कोड का पार्ट जो होता है ना वो स्टैटिक होता है, और एक कोड का जो एक फाइल होती है जिसको हम वेरिएबल्स की फाइल कहते हैं,
हम जस्ट वेरिएबल की फाइल में जाके इनकी चीजें जो इनकी इन्फॉर्मेशन है वहां चेंज करेंगे एंड इट विल इम्प्लीमेंट ऑन द कोड, जो कि एग्जैक्ट कोड के अंदर वो चेंज। आपको क्रिएट करना आसान है, आपको ट्रैक करना आसान है, आपको रोल बैक करना आसान है, आपको डिलीट करना आसान है। ये सब चीजें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड में मिल जाती हैं। आपको उसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करनी है, और आप एक दफा पूरी एफर्ट लगा के जब ये कोड कर लोगे, अगर आपने कोड किया है और आप अपनी कंपनी में नहीं भी हो, तो कंपनी के पास ये एज अ आपके बहुत बड़ा एक जो समझने की गिफ्ट है जो आप कंपनी को देके गए हो, कि ये आप कोड उसका पड़ा हुआ है, आपका वो कोड जो है वो यूटिलाइज करके कंपनी जो है वो रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकती है, या रिसोर्सेज में कुछ चेंजेस कर सकती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड का जो मेनली पर्पस ये कि हमने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को कोड में कन्वर्ट करना है। अब वो कोड में कन्वर्ट करने के लिए जो बात आती है कि भाई कोड में कन्वर्ट कैसे करना है, तो अगर मैं AWS की बात करूं, बिकॉज अभी हम लोग रेफरेंस AWS क्लाउड को लेकर कर रहे हैं, तो AWS की अगर मैं बात करूं तो AWS के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड एक सर्विस मौजूद है जिसका नाम है क्लाउड फॉर्मेशन। AWS की अपनी सर्विस है जो कि ये सारे काम वो भी करती है। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि व्हाई वी आर यूजिंग द टेराफॉर्म। तो अभी हमारा जो डेवऑप्स का पार्ट है, क्योंकि मैं AWS भी पढ़ाता हूँ, जब मैं AWS पढ़ाता हूँ तो उसमें फिर मैं टेराफॉर्म नहीं पढ़ाता, उसमें ऑब्वियसली मैं क्लाउड फॉर्मेशन पढ़ाता हूँ। उसका मेनली पर्पस ये कि वो डेडिकेटेडली हमारा AWS का सेशन होता है। दिस इज नॉट द AWS सेशन, दिस इज द डेवऑप्स सेशन। तो डेवऑप्स के अंदर हमें किसी ऐसे टूल को पढ़ना है या पढ़ना था कि जो हमें ना सिर्फ AWS बल्कि अदर क्लाउड्स में भी हेल्प आउट कर सके, तो उसके लिए हमने टेराफॉर्म को यूज किया। टेराफॉर्म में और टेराफॉर्म में और क्या नाम है क्लाउड फॉर्मेशन में डिफरेंस ये आता है, अगर आपसे कोई भी पूछे तो आपने ये बताना है कि क्लाउड फॉर्मेशन जो है वो डेडिकेटेडली AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड सर्विस है, लेकिन टेराफॉर्म जो है वो AWS की प्रोप्राइटरी टूल नहीं है। क्लाउड फॉर्मेशन इज द प्रोप्राइटरी टूल फॉर द AWS, लेकिन टेराफॉर्म HashiCorp कॉन्फ़िगरेशन जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका है, HashiCorp का है। और ये टेराफॉर्म जो है, इसके थ्रू आप ना सिर्फ AWS, Azure, GCP, अलीबाबा किसी भी क्लाउड के ऊपर काम कर सकते हैं, बल्कि आपने अगर डॉकर के कंटेनर्स क्रिएट करने हैं, अगर आपने क्यूबरनेटिस की पॉड्स क्रिएट करने हैं, आपने यानी कि किसी भी टूल के ऊपर काम करना है, यहाँ तक क्या मैं बता रहा हूँ डॉकर के कंटेनर्स और इमेजेस क्रिएट करने, देन यू कैन यूज टेराफॉर्म एज वेल। क्या आप ये काम भी टेराफॉर्म से ले सकते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसमें हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पर पड़ी हुई है, और हम ये कहाँ से जाके देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। तो वी विल बैक टू द टॉपिक। टेराफॉर्म की जो मैंने एक एक सिर्फ डेफिनेशन या एक कह सकते हैं ली हुई है इंटरनेट से। टेराफॉर्म इज अ टूल टू बिल्ड, चेंज एंड वर्जन कंट्रोल जो इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए वर्जन कंट्रोल भी प्रोवाइड करता है। मैंने आपको बताया ना कि आपने आज चेंज की है, आपने एक चेंज कर दिया, आपको उसका ट्रैक रखना है कि भाई ये किस पर्सन ने किस टाइम को चेंज किया था इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल के ऊपर। कि अगर आपका आज EC2 इंस्टेंस एक मीडियम लेवल का चल रहा है, आपको लार्ज इंस्टेंस चलाना है, तो हाउ यू कैन रन इट, और हाउ यू कैन ट्रैक द चेंज कि किस पर्सन ने किस टाइम क्या चेंज की थी। तो आपके पास वर्जन कंट्रोल भी अवेलेबल है। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अगर आपको रिवर्ट करना है, रोल बैक करना है अपनी प्रीवियस स्टेट के ऊपर, तो आप रोल बैक भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो जो डिफरेंस माना जाता है ना कि आपको जो बेनिफिट मिलता है टेराफॉर्म में, वो ये होता है कि आपकी हर एक एक चेंज का स्टेट जो है, स्टेट्स कहते हैं उसको, वो स्टेट्स जो है वो किसी परमानेंट स्टोरेज के ऊपर आप रख के आप दुनिया के किसी भी कोने से चेंज कर सकते हैं। सपोज दैट, इसकी एग्जांपल देता हूँ कि सपोज दैट कि मैंने आज अब यानी कि अगर मैं अपने लैपटॉप में काम करूँ, ये सारा काम जो जितना भी मैंने ये सारा काम किया, ये मैं सारा काम अपने लैपटॉप से बैठ के कर सकता हूँ। लेकिन लैपटॉप में बैठ के काम करने से क्या होगा कि मैंने ये सारा कोड लिखा, और इस कोड को जब मैं अपने लैपटॉप के से इस कोड को कन्वर्ट करूंगा टेराफॉर्म में, तो मेरे पास लोकल मेरे लैपटॉप के अंदर इसकी स्टेट फाइल बनेगी। एक स्टेट फाइल होती है, वो स्टेट फाइल मेरे लैपटॉप में बनेगी। अगर मेरा लैपटॉप मेरे पास अवेलेबल नहीं है और मैं किसी और मशीन पे अवेलेबल हूँ, या मेरी कंपनी को जरूरत है, तो ऑब्वियसली वो कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज इसकी स्टेट फाइल मेरे लैपटॉप में पड़ी, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि आपका देखिए लैपटॉप है ना आपके पास पड़ा हुआ है, आपकी स्टेट फाइल का मतलब ये होता है, तभी उसको डिस्कस करेंगे डेप्थ में, लेकिन स्टेट फाइल का मतलब होता है कि जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिसोर्सेज क्रिएट कर लिए हैं, वो कौन कौन से रिसोर्सेज थे, उनकी जो समझने पूरी कॉन्फ़िगरेशन का जो बैकअप होता है ना, वो स्टेट फाइल के अंदर पड़ा होता है।
अब बात यह थी कि अगर आपका लैपटॉप मौजूद है तो आप इसमें चेंज करेंगे, अगर आपका लैपटॉप आपके पास मौजूद नहीं है या आपकी कंपनी के पास मौजूद नहीं है और आप कंपनी छोड़ चुके हैं, तो समझ लो उनके पास कुछ भी नहीं पड़ा था। यानी रिसोर्सेज क्रिएटेड है, लेकिन उनको एक चेंज भी करना पड़ा तो वो गए काम से। लेकिन जो कंपनीज फॉलो करती है वो ये कहती है कि भाई स्टेट फाइल आपने लोकल लैपटॉप में नहीं रखनी, बल्कि आपने किसी क्लाउड रिपोजिटरी यानी कि किसी भी रिमोट रिपोजिटरी के ऊपर, गिटहब के ऊपर, बिटबकेट के ऊपर, गिटलैब के ऊपर, किसी भी वर्जन कंट्रोल के ऊपर आप अपनी स्टेट फाइल डाल दें, यानी कि अपनी इसमें डाल दें, या किसी बेस्ट पे ही होता है किसी स्टोरेज में, परमानेंट स्टोरेज के अंदर उसको रख दें। आमतौर पे AWS में भी और बाकी क्लाइंट्स भी यूज करते हैं S3। क्या आप अपनी स्टेट फाइल S3 में किसी स्टोरेज में रख दें, उसका बेनिफिट क्या होगा? आपका लैपटॉप आपके पास पड़ा हुआ है या नहीं, कोड आपका गिटहब में पड़ा हुआ है, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने कोड लिखा है सारा, जितना भी ये कोड था, वो आपका गिटहब पे पड़ा हुआ है और स्टेट फाइल आपकी स्टोरेज में पड़ी हुई है। तो बेनिफिट क्या होगा? आप अपने किसी, यानी कि सपोज दैट कि आप पहले पाकिस्तान में बैठे हुए थे, कल आप सपोज दैट कि आप यूएस चले, आपने क्या करना है, अपने किसी नए लैपटॉप में से जाके गिटहब से कोड फेच करना है, गिटहब से आपका कोड आपके लैपटॉप में आ जाएगा, और जब आप कोड को रन करेंगे तो कोड के अंदर जो कनेक्शन बना होगा S3 बकेट का, कि भाई तुम्हारी जो स्टेट फाइल है वो S3 पे पड़ी, तो कोड क्या करेगा, जब S3 से जाके देखेगा भाई ये तो उसी, यानी कि रिसोर्सेज की बात कर रहा जो हमने पाकिस्तान से बैठ के क्रिएट किए थे या कहीं से भी बैठ के क्रिएट किए थे, तो वो चेंजेस उसको ट्रैक कर ले। हम ये करेंगे, हम ये कल के सेशन के अंदर ये चीजें करेंगे, अभी बड़ी बेसिक लेवल की चीजें होंगी, लेकिन हम वहां पर S3 की कॉन्फ़िगरेशन, S3 के साथ उसको लिंक करना, अपनी स्टेट फाइल को क्या नाम है, किस तरह से देखा जा सकता है, किस तरह से चेंजेस गेट की जा सकती हैं, कैसे रखी जा सकती हैं, ये सब चीजें हम करेंगे। तो जो बेनिफिट ये कि आपका लैपटॉप डिपेंड, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ना तो आपके लैपटॉप डिपेंडेंट हुआ, ना आप डिपेंडेंट हुए, यानी कि एज अ आर्किटेक्ट या एज अ डेवलप पर्सन आप पे भी कंपनी डिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज उनका जो कोड है वो पूरा गिटहब पे पड़ा हुआ है, उनका जो स्टेट फाइल्स है वो सारी S3 किसी परमानेंट स्टोरेज में पड़ी हुई है। उनको सिर्फ एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसको टेराफॉर्म आती है, उनके लिए वो काम चल जाएगा। ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने कंपनी को सर्व करना है, कंपनी कभी भी आपको ये नहीं कहेगी, या आप अपनी कंपनी से ये नहीं कहेंगे भाई मैंने अपने लैपटॉप में कोड रखना है, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स नॉट अ गुड वे, जो कि कंपनी के लिए फायदेमंद नहीं। सो दिस इज द वे कि जिस तरह से हम उस पर कोड को कंट्रोल कर सकते हैं, वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं, और ये चीजें, सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। अब बात आती है कि हम लोगों ने वर्जन कंट्रोल भी कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर कोड भी देख लिया, प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं, मैंने भी आपको रफली बताया था कि भाई हमारे पास प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं। तो प्रोवाइडर्स की लिस्ट जो है वो ये है, ये बड़े मैंने स्क्रीनशॉट टेराफॉर्म की ही उससे लिया हुआ है, वेबसाइट से लिया हुआ है। AWS है, Azure है, GCP है, Kubernetes भी इसमें आ जाता है, Oracle क्लाउड, अलीबाबा, ये सारे क्लाउड्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। अच्छा, एक आप लोगों ने बड़ी डेफिनेशन सुनी होगी, मैं हमेशा ये जिक्र भी करता हूँ कि जब भी टेराफॉर्म की कोई तारीफ करनी होती है ना, तो बड़े लोग ये बात करते हैं कि टेराफॉर्म एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप जो है वो किसी भी प्रोवाइडर पे काम कर सकते हैं। बिल्कुल सच है कि आपने आपने क्लाउड फॉर्मेशन के ऊपर काम करना है, उसके लिए आपको डिफरेंट, यानी कि जो लैंग्वेजेस अवेलेबल है वहां पर, वो आपको YAML अवेलेबल है, वहां पर JSON अवेलेबल है। ये दो लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप क्लाउड फॉर्मेशन पे काम कर सकते हैं। आप एज्योर में जाएंगे, वहां पर डिफरेंट टूल है, डिफरेंट लैंग्वेज है। GCP में जाएंगे, डिफरेंट टूल है, डिफरेंट लैंग्वेज, जो कि उनकी प्रोप्राइटरी टूल भी है अवेलेबल है, यानी कि सिर्फ AWS नहीं बल्कि एज्योर में भी अवेलेबल है और GCP में भी अवेलेबल है, अलीबाबा में भी अवेलेबल है, सब में। लेकिन टेराफॉर्म का बेनिफिट ये कि आप एक लैंग्वेज जो कि HCL है, जिसका नाम है HCL, हाशिकॉफ कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज कहते हैं उसको, एक लैंग्वेज के ऊपर काम करते हैं, और वो लैंग्वेज बड़ी इजी है। मैं आपको भी दिखाऊंगा, उसकी मैं आपको बेनिफिट्स भी बताऊंगा, और आप किस तरह से उसको सीख सकते हैं, किस तरह से उसके ऊपर काम कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी, एक लैंग्वेज जिसके थ्रू आप किसी भी क्लाउड के ऊपर काम कर सकते हैं। ये वो बेनिफिट है कि आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में नहीं जाना पड़ता, यू जस्ट नीड टू चेंज द प्रोवाइडर। अगर आपका प्रोवाइडर AWS है, आपने AWS पे काम करना है, आपने AWS का कोड वहां पर प्रोवाइडर में AWS डाल देना और उसके रिसोर्सेज क्रिएट करना है। आपने Azure पे काम करना है, Azure का प्रोवाइडर डाल देना और Azure के रिसोर्सेज क्रिएट करने लग जाए, और GCP भी इसी तरह उसका उसका प्रोवाइडर डाल के उसके रिसोर्सेज क्रिएट करना है, लेकिन लैंग्वेज रिमेन सेम, जो कि HCL है। अब मैं आपको ये मैंने लिंक भी लगाया है, सॉरी, ये मैंने लिंक भी इसीलिए लगाया था कि इस लिंक के ऊपर आपको पूरी लिस्ट मिल जाती है कि कितने प्रोवाइडर्स हैं, कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं। ये वो प्रोवाइडर्स हैं, ये टेराफॉर्म की ही डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें ये सारे तो वही स्क्रीनशॉट में मैंने यहाँ से लगाया था। बाकी आपने किसी भी के ऊपर काम करना है, DNS के ऊपर, आपने AWS के ऊपर हेल्म के ऊपर काम करना है, आपने Kubernetes पे काम करना है। उसके अलावा जो फेमस यहाँ पर आते हैं, वॉल्ट आता है, ये भी है,
इसके अलावा इनमें हाँ ये है वेट्रिक्स है, ये भी क्लाउड है। इसके ऊपर अगर आपने काम करना आपको मिल जाता है, यानी कि बहुत छोटे छोटे ऐसे टूल्स भी जिनका आपने इतना ज्यादा नाम नहीं भी सुना हुआ, आपको वहां पर उसके भी यहाँ पर मिल जाएंगी, डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगी, और आप उनके ऊपर भी इजीली काम कर सकते हैं। तो ये वो सारी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है, इट्स अराउंड 35 पेजेस, जो कि जिसमें मल्टीपल है, ये तकरीबन 1679 टोटल है काउंट। तो प्रोवाइडर्स बहुत ज्यादा है इनके। अब आप उन प्रोवाइडर्स के ऊपर इजीली काम भी कर सकते हैं, और इजीली जो है वो उनकी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। एक बात याद रखना, मैं इसलिए ये सेशन मैंने ओपन भी रखा था कि अब सब, यानी कि जो जिन्होंने नहीं भी कभी टेराफॉर्म पे काम किया, उनको एक मोटिवेट करने के लिए चीज मैं ये बताऊंगा कि मैंने जो सबसे ज्यादा नोटिस किया, टेराफॉर्म की डॉक्यूमेंटेशन ऑसम है। अगर आपको किसी भी चीज के ऊपर कोई भी रिसोर्स क्रिएट करना है, कुछ भी करना है, आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट फॉलो द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द टेराफॉर्म। आप टेराफॉर्म की डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करेंगे और आपको एक एक स्टेप, एक एक चीज वहां पर मिल जाएगी, और आप उनको कर लें। इनकी कम्युनिटी काफी बड़ी है, लेकिन ये जरूर है कि अगर आप AWS से रिलेटेड चीजें ढूंढ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा, कम्युनिटी भी काफी बड़ी है तो आपको मिल जाएंगी। अगर आप इसी तरह ओरेकल में जाएंगे तो शायद आपको इतनी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन ना मिलेगी, क्योंकि हर बंदा उसके ऊपर जो है वो ऑब्वियसली काम नहीं कर रहा होगा। तो आपको वो सारा कुछ वहां पर मिल जाता है। अब बात करते हैं कि हम लोगों ने प्रोवाइडर्स भी डिस्कस कर ली है, हमारे पास ये आ गई। यहाँ तक किसी के जेल में कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लो, अदरवाइज फिर हम लोग इंस्टॉलेशन के ऊपर चलते हैं, ताकि इंस्टॉल करें कुछ एंड देन देखें। जी, वन बाय वन कोई क्वेश्चन कर लें, लेकिन टेराफॉर्म से रिलेटेड, नॉट अदर देन द टेराफॉर्म। जी, अनम्यूट कर सकते हो आप लोग, या चैट में लिख दो। अच्छा, किसी का क्वेश्चन नहीं है? मेरा क्वेश्चन है उस्मान भाई, कि जी जी। ये यानी कि अगर बाय डिफॉल्ट अगर हम ये कहना चाहें कि ये जो टेराफॉर्म है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, हाँ, तो ये ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर का देखो, आपने, आप क्या कहते हो कि आप ये चाहते हो कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कोड कर लो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को कोड करने से बेनिफिट ये मिलता है कि आपके पास क्रिएट करना, या उसकी कॉपीज क्रिएट करना, या उसके रेप्लिकास क्रिएट करना बहुत ईजी हो जाती है। आपको एक और मैं बेनिफिट इसमें बता देता हूँ। एक बड़ा अच्छा एक और बेनिफिट ये भी होता है इसमें, जो आगे जाके वो थोड़ा एडवांस लेवल में आता है, उसके अंदर होता है मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल्स का बेनिफिट ये होता है कि आप एक दफा, आपका जो टेराफॉर्म वाला पर्सन किसी भी कंपनी में काम कर रहा, तो उसको एक कंपनी एक टास्क दे देती है, कहती है कि यार आप एक EC2 का मॉड्यूल लिख लो, आप एक VPC का मॉड्यूल लिख लो, एक आप S3 का मॉड्यूल लिख लो, एक RDS का मॉड्यूल, इस तरह हर सर्विस के वो मॉड्यूल्स लिखवा लेती है। और इन मॉड्यूल्स को लिखने का पर्पज ये होता है कि आप इसको इतना जो है वो जेनेरिक, इतना जो है डायनामिक किस्म का लिखते हो, इतना डायनामिक लिखते हो कि उसमें कोई भी चीज हार्ड कोडेड नहीं होती। यानी कि आप, मतलब इसका मैं इसका एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि आपका कोड इतना जो है वो डायनामिक होना चाहिए कि अगर मुझे T2 माइक्रो क्रिएट करना है कोई इंस्टेंस, और मुझे वो पब्लिक सबनेट में क्रिएट करना है, तो मैं अपने वेरिएबल्स की फाइल में T2 माइक्रो और पब्लिक सबनेट्स और सारा कुछ डिफाइन करूँ, तो वो उसको क्रिएट कर दे विद अ स्पेसिफिक टैग, विद अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, विद अ स्पेसिफिक सारी चीजें। लेकिन आपका ये कोड के थ्रू मेरे पास ये भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर मुझे कोई M5.X लार्ज जो है कोई इंस्टेंस क्रिएट करना है, और उसको प्राइवेट में क्रिएट करना है विद स्पेसिफिक परमिशंस और स्पेसिफिक टैग्स, तो आपका कोड इतना जेनेरिक होना चाहिए कि आप जो है वो भी क्रिएट कर सको। यानी कि मॉड्यूलिंग जो इस टाइम सबसे ज्यादा डिमांडेड, सबसे ज्यादा चीज चल रही है, वो मॉड्यूल्स है। कि आप अपनी कंपनीज के अंदर, आपको कंपनी बहुत बड़ा टास्क देती है, और ये सबसे ज्यादा मोटिवेट इस चीज के लिए कर रही होती है कि वो चाहते हैं कि उनके तमाम AWS की सर्विसेज के एक दफा मॉड्यूल्स बन जाएं, और वो उनकी एक फाइल के अंदर चेंज करके उस मॉड्यूल को कॉल करें, और उसके बाद उसके अंदर वो चेंजेस, उनके रिसोर्सेज क्रिएट होते हैं। तो आपको बेनिफिट मिल जाता है, और ये सारा कुछ आप अपने किसी भी यानी कि गिटहब या किसी भी वर्जन कंट्रोल किसी में भी जो है उसको रख सकते हैं। ठीक है? ओके। अच्छा, किसी और का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लें। अच्छा नहीं है, यानी कि मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। हम लोग करते हैं इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन जो है वो इसकी बड़ी सिंपल है, बहुत ही, बल्कि ज्यादा एक्स्ट्रा सिंपल है। कि आपने क्या करना है, यू जस्ट नीड टू गो टू द गूगल, और आपने लिखना है डाउनलोड टेराफॉर्म। ठीक है? आपने यूबंटू पे करना, किस पे करना है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन इतनी अच्छी है कि आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। अगर आपको मैक पे करना है, आप यहाँ क्लिक कर लें, विंडोज लिनक्स फ्री BSD पे ओपन और सोलारिस।
आपने विंडोज पे करना है, यू जस्ट नीड टू गो, आपने अपना सेलेक्ट करना है कि 32 बिट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या 64 बिट है। ये जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक डाउनलोड फाइल बल्कि आपको मैं करके भी दिखा देता हूँ, मेरे पास वैसे पड़ा हुआ है, मेरे पास इंस्टॉल भी है, बट बहुत ही सिंपल डाउनलोड है इसका। ये जैसे ही कंप्लीट होता है ये डाउनलोड होगा, उसके बाद मैं आपको स्टेप बताता हूँ क्या करना है। अच्छा, ये जैसी डाउनलोडिंग कंप्लीट हुई है तो मेरे पास यहाँ पर मैं जरा इसका ना एक फोल्डर क्रिएट कर रहा था। ओके, ये मेरे पास आ गया है। मैंने जैसे डाउनलोड किया है, ये मेरे पास जो है ना एक ज़िप फाइल आ गई है। मैं इसको ज़िप फाइल को सिर्फ अनज़िप करूँगा, एक्सट्रैक्ट हियर करूँगा और मेरे पास एक EXE फाइल आ जाएगी। अब ये इतनी इसकी इंस्टॉलेशन कोई ट्रिकी नहीं है, आपने सिर्फ ये करना है, इसकी EXE फाइल जब आपके पास आ जाए, आपने अपनी सी ड्राइव में जाना है और वहाँ पर एक टेराफॉर्म का फ़ोल्डर बना लें। यानी कि आपने सिंपल एक फ़ोल्डर बना लेना है टेराफॉर्म के नाम से या टेराफॉर्म 1.12 या कोई भी। इस टाइम जो लेटेस्ट वर्ज़न चल रहा है वो ये चल रहा है 1.12। जब मैंने लास्ट बैच पढ़ाया था मुझे याद है उस टाइम चल रहा था 12 चल रहा था या 13 था आई थिंक। तो वो यहाँ पे बल्कि यहाँ पे वैसे लेटेस्ट आ गया, मैंने रख दिया हुआ है क्योंकि मैं रेगुलरली काम कर रहा हूँ टेराफॉर्म पे, तो मैंने चेंज कर लिया हुआ है। लेकिन आपने क्या करना है, वो जो EXE फाइल है वो उठा के इसके अंदर फेंक देनी है। आपने सिंपल क्या करना है, वो जो EXE फाइल आपने अनजिप की थी वो उसको कॉपी करना है और एक फोल्डर सी ड्राइव के अंदर बना के उसके अंदर उसको पेस्ट करना है। जब आप पेस्ट कर देंगे तो इसके बाद आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा स्टेप है, वो है कि आपको यहाँ से जाना है एनवायरमेंट्स के अंदर, एडिट सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल्स। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है विंडोज के अंदर कि जब आप ये रख देंगे, डाउनलोड किया EXE फाइल को, एक्सट्रैक्ट किया, सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर टेराफॉर्म के नाम से बनाइए, किसी भी नाम से बना लें, उसके अंदर उसको फेंक दिया और उसके बाद आपने क्या करना है, एनवायरमेंट वेरिएबल्स में जाना है, पाथ में जाना है और इसको करना है एडिट। जब आप इसको एडिट करेंगे, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक दफा और, कि इसको रखने के बाद आपने यहाँ से एनवायरमेंट वेरिएबल्स उसमें जाना है, सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर, सिस्टम प्रॉपर्टीज के अंदर एनवायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर पाथ लिखा है, इसको एडिट करना है और एडिट करते हुए आपने यहाँ पर एक नया पाथ डालना है। न्यू में जाके मैं वैसे डालूंगा तो आपका ये जो पाथ है आप यहाँ से कॉपी करेंगे Ctrl+C करके और उसको यहाँ पर न्यू पाथ में डाल देंगे। मेरे पर डला हुआ है इसलिए मैंने डाल रहा, यहाँ पर सिर्फ आपने ये पाथ डाल दो बस। जैसे ये पाथ डाल देंगे ओके ओके करके आप जो है वो वापस जाएं और यहाँ पर जाके लिखें पावर शेल में चले जाएं। अगर आपके पास कोई लिनक्स कोई यानी कि क्लाइंट चल रहा है, जिस तरह मेरे पास लिनक्स क्लाइंट है Ubuntu का, तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर जाके आप सिर्फ लिखेंगे टेराफॉर्म वर्जन, तो आपके पास वो बता देगा कि कौन सा। मेरा थोड़ा पुराना है 1.01, इस टाइम 1.12 आ गया। लेकिन ये कि बहुत स्मॉल स्टेप्स हैं। फर्स्ट डाउनलोड किया, EXE फाइल एक्सट्रैक्ट की, सी ड्राइव में फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर जाके उस EXE को रख दिया, एनवायरमेंट वेरिएबल में सिस्टम वेरिएबल में गए, पाथ के अंदर जाके अपना एक नया पाथ, वो जो था पाथ जहां पर आपने रखा हुआ है, जरूरी नहीं सी ड्राइव में रखें, लेकिन सी ड्राइव में रखने का बेनिफिट है, आप सी ड्राइव के अंदर किसी भी नाम से रख सकते हैं। और आपके पाथ एडिट करके ओके 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 करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आके टेराफॉर्म का वर्जन देखेंगे और आपका टेराफॉर्म इंस्टॉल्ड हुआ होगा। बस, इट्स अ वेरी स्मॉल एंड वेरी इजी वे। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको लिनक्स में करना है तो आप लिनक्स में जाएंगे, ये 3 कमांड्स रन करेंगे और आपका जो है वो लिनक्स के अंदर भी चल जाएगा। मैक में क्या करना है, अच्छा लिनक्स के अंदर आपको Ubuntu भी आ रहा है, रेड हैट भी आ रहा है, फिडोरा, Amazon Linux 2 AMI जो है ये भी आ रही है और होम ब्रू भी आ रहा है, तो हम इनके थ्रू भी कर सकते हैं। एनीवेज, ये सब आप लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन में था, इसकी औसम है, आपको सब कुछ बहुत इजीली मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यार हमने ने काफी सारी चीजें देख ली, हमने इंट्रोडक्शन भी देख लिया, हमने इंस्टॉलेशन भी देख ली, पर्पसेस भी देख लिया, यूज केसेस भी देख लिए। HashiCorp कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। टेराफॉर्म की जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज वो है HCL, ये लिखा भी हुआ है HCL, HashiCorp कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। ये है क्या, ये नहीं हम देखते लगे कि ये यानी किसी डिटेल क्या है, लेकिन इसका सिंटैक्स बहुत ईजी है। अभी हम लिखेंगे, आप लोग भी देखोगे, इसमें एक्चुअली होता ही है कि आप अपने रिसोर्सेज डिफाइन करते हैं। सबसे पहले प्रोवाइडर डिफाइन करते हो कि भाई हमारा प्रोवाइडर कौन है। हमारा प्रोवाइडर अगर AWS तो हम AWS लिखेंगे, अगर Azure है तो Azure लिख देंगे। उसके बाद फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। अभी हम सारा कुछ करेंगे तो इसमें जेसन सिंटैक्स भी अवेलेबल होता है, लेकिन हम ज्यादातर जो है ना HashiCorp को ही फॉलो कर रहे होते हैं और बड़ी ईजी है।
कोई भी, आई एम नॉट अ डेवलपर, मैं आपको पहले भी कई दफा बताया कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो आईटी से है, लेकिन इतना काम कर करके इसके ऊपर एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप एचसीएल को लिख सकते हो इजीली, आपको पता चल जाता है। और इसकी सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, जिससे आपको काफी हेल्प मिल जाती है। सो अब हम ये स्टेप करते हैं कि आपको एडब्ल्यूएस के ऊपर हमने काम करना है। मैंने आपको जिस तरह बताया कि हमारा जो मेन आज का जो टॉपिक है या हमने जिस चीज को लेकर चलना है वो क्लाउड है, वो एडब्ल्यूएस। तो एडब्ल्यूएस के बारे में शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि एडब्ल्यूएस क्या है, एडब्ल्यूएस कैसे यूज होता है, उसका कंसोल क्या है, उसकी सर्विसेज क्या है, शॉर्टली वेरी शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। एडब्ल्यूएस का ये मेरा अकाउंट है और इस अकाउंट के ऊपर जो है वो मेरे पास जो है वो तमाम सर्विसेज अवेलेबल हैं। यहाँ पर S3 भी नजर आ रहा है, क्लाउड फॉर्मेशन, बिलिंग, एडब्ल्यूएस, EC2, ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। आपको जिस सर्विस के ऊपर जाके अपना कोई भी, यानी कि मैंने अगर सर्वर क्रिएट करने हैं, इंस्टेंसेस क्रिएट करने हैं, मैं EC2 में जाऊंगा, जाके इंस्टेंसेस क्रिएट करूंगा। मुझे स्टोरेज क्रिएट करनी है, मैं चला जाऊंगा। मुझे डेटाबेस क्रिएट करनी है, मैं यहाँ पर RDS नहीं आ रहा, मैं यहाँ पर लिखूंगा RDS और मेरे पास RDS डेटाबेस। ये अगर मुझे क्या नाम है, क्लाउड फॉर्मेशन भी यहाँ पर अवेलेबल है, इसको छोड़ देते हैं अभी। S3 SNS की बात कर रहे थे आप लोग, वो अवेलेबल है, EFS अवेलेबल है। जो चीज जो रिसोर्स क्रिएट करना है वो हम यहाँ से क्लाउड पे क्रिएट कर सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर AWS। तो AWS को सिलेक्ट भी मैंने इसीलिए किया था कि हम लोग टेराफॉर्म इसी के ऊपर पढ़ेंगे कि अगर मुझे AWS के ऊपर रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं, हम मुझे क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू नहीं करने हैं, मुझे टेराफॉर्म के थ्रू करने हैं, तो मैं कैसे करूँ। तो यहाँ पर AWS की सर्विसेज की बात आ गई। अब बात ये कि अगर मुझे EC2 सर्वर क्रिएट करना है, तो सबसे पहली चीज होती है आपको सिलेक्ट करना होता है कि भाई मुझे कौन से रीजन में क्रिएट करना है। मैंने किस रीजन के अंदर अपनी कोई AWS की मशीन लॉन्च करनी है, स्टार्ट करनी है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो अगर मैंने फ्रैंकफर्ट में करनी है, तो मैं ये फ्रैंकफर्ट के अंदर जाऊंगा, और फ्रैंकफर्ट में अगर मुझे आयरलैंड, लंदन या किसी भी रीजन में करनी है, वो यहाँ पर सारे रीजन की लिस्ट अवेलेबल है, एंड देन आई कैन क्रिएट any resource in any other region as well। यहाँ पर मैंने select कर लिया। अब बात आती है कि ये मेरी ऐसा कुछ मशीन है जो मैंने लास्ट सेशन एंसिबल का पढ़ाया था, ये उसकी ही सारी मशीन यहाँ पर नजर आ रही है, सारी बंद पड़ी हुई है। अगर मैं यहाँ से कैंसिल करूँ तो यहाँ पर और भी शायद कई की मशीन पड़ी हो। तो ये कुछ मशीन है जो कि स्टॉप पड़ी हुई है। स्टॉप में AWS में बेनिफिट ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर कि जो इंस्टेंसेस स्टॉप होते हैं उनकी बिलिंग नहीं होती, जो स्टार्ट होते हैं उनकी बिलिंग होती है। तो बिलिंग इसकी इस टाइम नहीं है, लेकिन इनकी जो स्टोरेज पड़ी हुई है, वॉल्यूम्स, उनकी थोड़ी बिलिंग जरूर होती है। Anyways, अब हम स्टार्ट इस तरह से करते हैं कि सबसे पहले तो मैं अपने लोकल लैपटॉप के ऊपर एक एनवायरनमेंट बनाऊंगा कि भाई वो मुझे यानी कि रिसोर्सेज अगर AWS के इधर क्रिएट करने हैं, तो मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, और सबसे पहले उनकी ऑथेंटिकेशन कैसे होती है। तो इसके लिए मैंने ये किया हुआ है कि मैं जितना भी अभी आपको चीज पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाऊंगा विजुअल स्टूडियो के ऊपर। विजुअल स्टूडियो आईडी है इसको कहते हैं, और ये वो आईडी है जिसके थ्रू आप रिसोर्सेज अपने लैपटॉप, यानी कि अपने किसी भी अपनी यानी कोडिंग कर सकते हैं आप, जो है वो मैंने टेराफॉर्म की जितनी भी चीजें मैंने यानी कि रिसोर्सेज टेराफॉर्म के थ्रू क्रिएट करने में इजीली यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। अच्छा, इसके लिए इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करने के लिए, इस पूरे कोर्स कंटेंट को टेराफॉर्म के कवर करने के लिए मैंने एक डायरेक्टरी बनाई दी है। मैं उस डायरेक्टरी के अंदर ही सारे कोड लिखूंगा, ताकि फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को गिटहब जो मेरा जहाँ पर मेरे सारे गिटहब के रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, जो कोर्स के डेवऑप्स के रिसोर्सेज पड़े हैं, वहीं पर मैं इसके जो है वो सारे कोड भी अपलोड कर दूंगा। जी बाबर, आपका क्वेश्चन। उस्मान भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैंने अभी ये टेराफॉर्म इंस्टॉल कर लिया अपने पास सिस्टम पे। हम्म पावर शेल से उसको वर्जन चेक किया है तो वहां से शो हो रहा है, लेकिन उबंटू का जो मैंने क्लाइंट विंडो में इंस्टॉल किया हुआ है वहां पे चल नहीं रहा। वहां पर आता है, लेकिन वो एक दो स्टेप्स और करने पड़ते हैं, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो एक दो स्टेप्स चलो आपको ठीक है, विजिट ओके। करने पड़ेंगे। बाकी जरूरत आपको इस तरह से सेट्स में पड़ेगी नहीं, क्योंकि अगर आपका विंडो के ऊपर आ रहा है ना यानी पावर शेल में, तो फिर आप विजुअल स्टूडियो के थ्रू जो काम करेंगे, यहाँ पर जो टर्मिनल ओपन करेंगे ना, वहां पर भी आ रहा हो। अगर मैं यहाँ टर्मिनल ओपन करके यहाँ पर लिखूंगा ना टेराफॉर्म वर्जन, तो यहाँ पर भी आ रहा होगा। तो मुझे बस यहाँ पर चाहिए, ठीक है। हमने क्योंकि यहाँ से काम करना है, मुझे यहाँ पर चाहिए। तो अभी हम यहाँ ओके। पर करते हैं। अच्छा, अब हम स्टार्ट इस तरह से करते हैं कि मेरे पास लैपटॉप में एक मैंने फोल्डर आप लोगों के नाम से, क्योंकि मेरा ये 4th बैच है डेवऑप्स का, तो मैंने 4th बैच के नाम से एक क्रिएट की हुई है का फोल्डर क्रिएट किया। मैं उस फोल्डर तक आप दफा चला जाता हूँ, देन आई विल शो यू। सॉरी, टेराफॉर्म, ये वो फोल्डर है
टेराफॉर्म का मैंने अपना रखा हुआ है, इसके अंदर मैंने ये बैच 04 का फोल्डर बनाया हुआ है। मैंने इस फोल्डर को यहाँ पर लाना था जहाँ पर मैं सारे कोड करूंगा। तो यहाँ पर ये आ गया। अच्छा, ये मेरा फोल्डर है जहाँ मैं अभी सारे कोड करके कनेक्टिविटी हम मेंटेन करेंगे और सारी चीजें। सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी बताना जरूरी है, वो ये है कि टेराफॉर्म की टेराफॉर्म के अंदर सबसे पहला जो इसको विजुअल स्टूडियो को यूज करने का बेनिफिट आपको एक और मिलेगा कि यहाँ पर हमारे पास विजुअल स्टूडियो में एक्सटेंशंस अवेलेबल होते हैं। एक्सटेंशंस का बेनिफिट ये होता है कि ये अगर आप टेराफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो आपको टेराफॉर्म की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रहे हैं, आप डॉकर पे काम कर रहे हैं डॉकर की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रहे हैं, क्यूबरनेटिस पे काम करें क्यूबरनेटिस की, बैश पे काम करें, किसी भी लैंग्वेज पे जावा पाइथन किसी भी उसकी एक्सटेंशन इंस्टॉल करने का बेनिफिट क्या होता है कि आपका जो जब आप कोड लिख रहे होते हैं तो वो आपको साथ साथ गाइड भी कर रहा होता है, साथ साथ ऑटो कंप्लीशन की ऑप्शन भी मिल जाती है, साथ साथ एरर हैंडलिंग की भी ऑप्शन मिल जाती है कि वो आपको गाइड करता है कि ऑटो कंप्लीट भी कर रहा होता है। यानी कि आपने एक कोड लिखा वो आपको ऑप्शंस दे देगा, आप एक सर्विस का नाम लिखेंगे आपको सारी सर्विसेज की ऑप्शंस दे देगा। तो मैंने पहले से ही अपने पास एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की है टेराफॉर्म के लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर जाएंगे एक्सटेंशन में और यहाँ पर लिखिए टेराफॉर्म, एंटर। ये सर्च करके आपको सारी टेराफॉर्म की एक्सटेंशंस ला देगा, लेकिन हमें जो इंस्टॉल करनी है वो ये है टेराफॉर्म, सॉरी ये वाली HashiCorp टेराफॉर्म। तो ये पहले से इंस्टॉल्ड है इसलिए यहाँ पर देखें डिसेबल और अनइंस्टॉल की ऑप्शन आ रही है, तो मैंने ये इंस्टॉल करनी है। वैसे तो और बहुत सारी हैं, डिफरेंट पर्पसेस होंगे, शायद और भी कोई बेटर हो जो कि इस पर्पस के लिए यूज की जा सके, लेकिन मैं जो यूज करता हूँ वो ये यूज करता हूँ। और ये आप देख ही सकते हैं कितनी दफा ये डाउनलोड हो चुकी हुई है। एनीवेज, ये आप लोग जब डाउनलोड कर लेंगे, जस्ट आप जब इस क्लिक करेंगे यहाँ पर इंस्टॉल का बटन, जिस तरह मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर इंस्टॉल का बटन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर इंस्टॉल का बटन, उसको इंस्टॉल करेंगे। एक दफा आप इसको विजुअल स्टूडियो को रिबूट करेंगे और उसके बाद आपकी जो है वो एक्सटेंशन काम करने लग जाएगी। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस, इसको जरूर कर लें, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा ऑटो कंप्लीशन और एरर हैंडलिंग आपको बड़ी इजी मिल जाएगी यहाँ पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। विजुअल स्टूडियो से कनेक्शन हमारा बन चुका हुआ है। अच्छा, टेराफॉर्म की जो एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद आप सबसे पहला ये काम करें कि आप एक फाइल यहाँ पर क्रिएट करते हैं। हम पहली जिसका नाम रखता हूँ मैं main.tf, एक अभी main.tf एक नाम रखा है। आमतौर पे जो हम टेराफॉर्म में फाइल्स क्रिएट करते हैं उसकी जो मेन फाइल होती है ना, भी कर लेते हैं जो भी कह रहा है ये, जो भी हमारी मेन फाइल होती है ना, हम उसके लिए यही करते हैं कि हम उसको मेन का नाम देते हैं। वैसे हम यहाँ पर s3.tf भी दे सकते हैं, vpc.tf भी दे सकते हैं, ac2 भी दे सकते हैं, लेकिन मेन फाइल हम आमतौर पे मॉड्यूलिंग के लिए बहुत यूज करते हैं। उसका बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि आप यहाँ से बाकी सारे मॉड्यूल्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। यानी कि मेन के अंदर आप प्रोवाइडर डिफाइन करते हो, एक्सटेंड जो वेरिफिकेशन या कॉन्फ़िगरेशंस होती है वो यहाँ पर आप डिफाइन करते हो और बाकी मॉड्यूल्स आप सेपरेटली। तो बट दिस इज नॉट द टॉपिक। पहले हम इजीली चलते हैं कि किसी ने अगर नहीं भी कभी टेराफॉर्म का कोड लिखा तो आज से वो लिखना शुरू कर देगा। हमें इस सेंस में जाना है, इसलिए मैं बड़ी बेसिक से स्टार्ट करूंगा। एक फाइल का नाम रखता हूँ main.tf। main.tf जो है वो हम लोग सबसे पहला जो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि हमें इसकी कनेक्टिविटी करनी है। हमें ये डिफाइन करना है कि हमारा जो कोड है जो हम काम करने लगे हैं वो काम हम किस प्रोवाइडर के लिए करने लगे। मैंने आप लोग से क्वेश्चन करता हूं कि हमारे केस में हमारे आज के जो जो कोर्स का कंटेंट है पार्ट है इसके अंदर हमारा प्रोवाइडर कौन सा होना चाहिए? जी, कौन बताएगा? AWS। AWS होना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने पूरा जिक्र ही AWS का किया है और हम लोग AWS को लेके चल रहे हैं, तो AWS प्रोवाइडर होगा। अब AWS प्रोवाइडर यहाँ पर लिखना है तो मैं यहाँ लिखूंगा सबसे पहले प्रोवाइडर। देखिए जैसे ही मैं प्रोवाइडर लिखता हूँ ना, इसकी एक्सटेंशन से काम नहीं कर रही, जस्ट एक मिनट, मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ। एक्सटेंशन का काम करिए तो आपको ऑटो कंप्लीशन यहाँ पर जो है ना वो just- अच्छा, ये कई दफा एक्सटेंशन प्रॉब्लम करती हैं। अगर नहीं भी करेगी काम तो हम इसको ऑटो, मैं तो लिख के कंप्लीट कर ही लूंगा, लेकिन देखिए एक्सटेंशन सम टाइम ये क्रैश हो जाती है, मैंने नोटिस किया है। सो नो नीड टू वरी। एनीवेज, हम main.tf पे जाते हैं और दोबारा से अपना कोड लिखना शुरू करते हैं। प्रोवाइडर अभी उसे दिया नहीं है। अच्छा, एनीवेज, प्रोवाइडर हमारे केस में कौन सा है? हमारे केस में है AWS। अब AWS हमारे केस में प्रोवाइडर है। जैसे मैं इसमें पहला ब्रैकेट डालूंगा
इसका जो क्या नाम है, मैंने आपको कहा था डॉक्यूमेंटेशन, मैं बार बार आपको डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जरूर रिडायरेक्ट करूंगा, क्योंकि कोड लिखना आप 2-4 दफा लिखेंगे आपको याद हो जाएगा, लेकिन अगर आपको नहीं भी याद तो ये सारी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन, टेराफॉर्म की डॉक्यूमेंटेशन में इजीली अवेलेबल। जो हम प्रोवाइडर डिफाइन करते हैं AWS के अंदर, प्रोवाइडर है हमारा AWS। अब प्रोवाइडर की जो वेरिफिकेशन है, देखें आप लोग खुद सोचो, सबसे पहला पॉइंट तो ये सोचो कि यार मैंने रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं ऑन AWS, इस अपने AWS के अकाउंट के ऊपर, और जब मैं AWS के ऊपर लॉगिन किया था तो मुझे तो उसने यूजर नेम पासवर्ड पूछा था, यहाँ पर यूजर ने पासवर्ड पूछा था यहाँ पर। अगर मैं इसको साइन आउट करता हूँ अपने अकाउंट के अंदर तो मुझसे उसने यूजर नेम पूछा, मुझसे पासवर्ड पूछा, और फिर मैं उसके बाद यहाँ तक पहुंचा, फिर उसको पता चला कि भाई मेरे रिसोर्सेज क्रिएट करने। तो जब मैं, मेरा जो लैपटॉप है इसका अभी तो कोई ताल्लुक नहीं है AWS के साथ, इसके ऊपर अगर मैं यहाँ से प्रोवाइडर लिख के कोई रिसोर्स क्रिएट करूंगा तो उसको ये नहीं पता होगा भाई मैंने किस अकाउंट में जाके कोई चीज क्रिएट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आती है ऑथेंटिकेशन, पहला पार्ट आता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन 2 से 3 तरह से होती है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें किसको फॉलो करना है, अभी हम किसको करेंगे और आगे जाके किसको फॉलो करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आता है कि हमने प्रोवाइडर डिफाइन किया AWS, उसकी वेरिफिकेशन के लिए हम 2-3 इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। सबसे पहले हम रीजन डिफाइन कर देते हैं, रीजन हमारा कौन सा होगा, हम यहाँ पर अभी नहीं लिख रहे, मैं खाली यहाँ पर डिफाइन कर दिया। दूसरी जो चीज है वो है एक्सेस की। अच्छा, एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की क्या होती है, अगर किसी को नहीं भी आइडिया तो आई जस्ट रिकैप इट, अगर किसी को नहीं आइडिया, और जिसको आइडिया है उसके लिए रिकैप हो जाएगा, जिसको नहीं आइडिया उसको पता चल जाएगा। AWS के अंदर काम करते हुए हमारे पास 2-3 किस्म की एक्सेसेस होती हैं जिससे हम अपने आप को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि भाई हम लीगल हैं, हम लोग एक्चुअल पर्सन हैं जो कि इस अकाउंट के ऊपर काम करने की, यानी कि परमिशन है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है, मैंने आपको बताया कि जब मैंने लॉगिन किया था इस अकाउंट के ऊपर, अपने रूट अकाउंट के ऊपर, तो मैंने यूजर नेम और पासवर्ड डाला था और मैं रूट अकाउंट के अंदर आ गया। फर्स्ट चीज होती है, या तो मैं यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड डालूं जो कि चीज लीगल नहीं है यहाँ के लिए, वो हम लोग कर सकते हैं कि हम यूजर नेम पासवर्ड डालते, लेकिन यूजर नेम पासवर्ड हमेशा AWS के अंदर, अच्छा मैं एक चीज रिपीट कर देता हूँ, AWS के अंदर काम करते हुए हमारे पास 3 तरह से AWS के ऊपर रिसोर्सेज क्रिएट करने की परमिशन होती है। AWS के ऊपर अगर हमने काम करना है और हमें कोई रिसोर्स क्रिएट करना है तो हम 3 तरह से कर सकते हैं। या तो हम इस AWS कंसोल से करें, ये कंसोल होता है जिसको GUI भी कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके ऊपर से आप जाके किसी भी सर्विस के ऊपर कोई भी चीज आपने क्रिएट करनी है, आप ये सारी सर्विसेज अवेलेबल है, इधर से जाके आप सारा जो क्रिएट करना आप कर सकते हैं। पहली चीज ये है। दूसरी चीज है कि अगर मुझे काम करना है तो मैं यहाँ से अपने पास जो है वो CLI ओपन करूं और CLI से कहाँ जाके काम करूं। मेरे पास ये क्लाइंट इंस्टॉल है Ubuntu का, मैंने CLI से काम करना है, मैं CLI से जाके काम कर सकता हूँ। मुझे CLI से काम करना है, उसके लिए क्या जरूरत है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन दूसरी तरीका ये कि CLI से काम कर सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि हम SDK से काम कर सकते हैं। इट्स लाइक अ SDK, यानी कि हमने ये तो चले CLI वाली हम इस पर परमिशन यूज करें। SDK का मतलब ये भी होता है कि अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर के, अगर आपने किसी API के थ्रू रिक्वेस्ट करके कोई चीज रिसोर्स क्रिएट करना है, आपने कोई रिक्वेस्ट करनी है, आपने कम्युनिकेट करना है AWS के साथ, तो तीसरा वे ही होता है कि आप जो है वो SDK के थ्रू कर सकें। तो अगर आपको कंसोल के थ्रू काम करना है तो आप यूजर ने पासवर्ड के थ्रू करते हैं। अगर आपको CLI और SDK से कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए हमारे पास तरीका ये होता है कि अगर मैं IAM के अंदर जाऊं, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर जाऊं, तो यहाँ पर 2 आपको कीज मिलती हैं। जब भी आपका कभी कोई यूजर क्रिएट होता है तो आपको 2 कीज मिलती हैं, और वो कीज होती हैं एक्सेस की आईडी एंड सीक्रेट एक्सेस की। मैं वो आपको दिखाता हूँ कीज जनरेट कैसे होती हैं। मैं यूजर्स में जाता हूँ। अच्छा, मैंने ऐड यूजर के ऊपर आ गया हूँ। अब मैं यूजर क्रिएट करूंगा, एक नया यूजर जैसे मैं क्रिएट करूंगा फिर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ टेराफॉर्म V2, जो पहले भी बना हुआ है इसलिए मैंने टेराफॉर्म V2 के नाम से एक यूजर क्रिएट किया। ये यूजर क्रिएट करूंगा। अच्छा, मुझे इस यूजर को कहाँ से एक्सेस करना है, मुझे इस यूजर को, मुझे पता है क्योंकि मैंने यूज करना है ना, मुझे पता है कि मैंने इसको कभी भी कंसोल से लॉगिन नहीं करना, तो मैं इसको कंसोल की परमिशन, यहाँ पर ये वाली परमिशन नहीं दूंगा, ये जो है कंसोल की परमिशन नहीं दूंगा, मैं इसको सिर्फ दूंगा प्रोग्रामेटिक एक्सेस। प्रोग्रामेटिक एक्सेस देखें लिखा हुआ है कि APIs के थ्रू, CLIs के थ्रू, SDKs के थ्रू अगर आपने काम करना है तो आप ये वाली परमिशन, तो मैंने इसी तरह ही करना है। ठीक है, तो मैं इसको प्रोग्रामेटिक एक्सेस दे दूंगा। फिर मैं इसको दूंगा परमिशन। परमिशन इसको मैं कोई नहीं दे रहा, अभी इसको छोड़ देते हैं परमिशन को। मैं टैग करता हूँ इस यूजर को, मैं कहता हूँ यार ये टेराफॉर्म V2 का यूजर है और
इसकी जो यूजर टाइप है ये अपनी मर्जी से होता है, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। मेरी यूजर टाइप है कि ये मेरी जो टाइप है वो मशीन है, यानी कि मैंने अगर जिनको AWS मुझसे पढ़ा है उनको मैंने हमेशा AWS की यूजर की डेफिनेशन ये बताता होता हूँ कि ए यूजर कुड बी ह्यूमन और कुड बी मशीन। इंसान भी कोई हो सकता है यूजर और कोई मशीन भी यूजर हो सकती है, तो ये यूजर जो है वो मशीन है, तो मैंने इसलिए उसकी यूजर टाइप मशीन डिफाइन। रिव्यू करता हूँ और क्रिएट करता हूँ। जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा ये मुझे एक एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की डाउनलोड के लिए दे देगा। ये याद रखना, जिन्होंने AWS पे कभी काम ज्यादा नहीं किया हुआ या कभी यूजर नहीं क्रिएट किया, ये की अगर मैं यहाँ से क्लोज कर दूं और इसको सेव ना करूं तो ये की दोबारा आप इसको रिट्रीव नहीं कर सकते, दोबारा जनरेट कर सकते, यानी कि यही की मेरे पास दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि अगर ये लॉस हो गई तो ये दोबारा मुझे रिट्रीव नहीं मैं कर सकता, लेकिन मैं रिक्रिएट कर सकता हूँ, तो नई क्रिएट कर सकता हूँ, ये रिट्रीव नहीं कर सकता। इसलिए मैं करता हूँ इसको एक दफा डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करना भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, मैं आपको जो बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं है मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं ये डाउनलोड नहीं करता तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इसकी एक्सेस की आईडी पहले कॉपी करूँ, ये वाली कॉपी करूँ, यहाँ पर पेस्ट कर, और इसके बाद मैं सीक्रेट एक्सेस की को शो करूं, कॉपी करूं और यहाँ पर पेस्ट कर दूं। ये भी बैड प्रैक्टिस है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। टेराफॉर्म में भी यूज करते हुए अगर मैं ये एक्सेस की आईडी किसी के पास चली जाए कोई मसला ही नहीं, लेकिन अगर किसी के पास ये सीक्रेट एक्सेस की चलेगी तो समझ ले कि मैं गया। इस यूजर की जो परमिशन है, इस यूजर के अगेंस्ट जो परमिशन है, अगर आप लोग ये कॉपी करके अपने पास यूज करेंगे तो आपके पास भी वही परमिशन आ जाएगी जो मेरे पास आ रही है। लेकिन क्योंकि अभी मैं सेशन पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे अपने अकाउंट को कैसे सिक्योर करना है, मैं जैसे ही ये सेशन खत्म होगा मैं इस यूजर को ही डिलीट कर दूंगा, और यूजर को डिलीट करूंगा इसकी एक्सेस खत्म हो जाएगी, फिर जिसके बाद की पड़ी भी हुई है कोई फायदा नहीं उसका। ठीक है, दूसरा तरीका ये कि मैंने वो डाउनलोड कर लिया, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको अगला तरीका बताऊंगा कि हमारे पास सिक्योर मेथड क्या है काम करने का। वो अगला 2-3 तरीके हैं, बल्कि वो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि अभी हम लोगों ने यूज किया है एक्सेस की आईडी एंड सीक्रेट एक्सेस। ठीक है, हमने ये यूज किया। ठीक है, पहला मेथड। दूसरा मेथड होता है इसमें कि हम अपने जो ये कीज हैं इनको लिनक्स के अंदर एक्सपोर्ट कर, एक्सपोर्ट वेरिएबल्स की ऑप्शन होती है ना, आप एक्सपोर्ट कर लें। उसका बेनिफिट ये हो जाता है कि आप अपने लैपटॉप में एक दफा डाल देंगे, एक्सपोर्ट में भी सिक्योर, ये दोनों मैं मानता हूँ ये सिक्योर नहीं, इनको मैं कहता हूँ नॉट सिक्योर। इसलिए एज अ ट्रेनर, एज अ प्रोफेशनल आप लोगों को साथ साथ वो चीज बताऊंगा जो चीज बेस्ट है, और जो नहीं है वो ऑब्वियसली हाईलाइट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये भी नॉट सिक्योर। क्यों नॉट सिक्योर है? अगर आपने ये कीज अपने कोड में डाल दी यहाँ पर, और ये कोड आपने डाल दिया गिटहब के ऊपर, और सपोज दैट ये काम किया, मैं यहाँ से आप किसी भी बंदे का नाम, मसूद ने ना ये किया कि यार आया, उसने अपनी एक्सेस की आईडी सीक्रेट एक्सेस की को पकड़ा और अपने अकाउंट में डाल दिया, और इसको कोड को जब सारे काम रिसोर्सेज क्रिएट होकर इसको पुश कर दिया और ये चलेगी गिटहब के ऊपर। अब जो समझ आया, इसने कहा यार ये कोड तो उस पर पड़ा हुआ है गिटहब के ऊपर, उसने यही चीज अपने भी कोड में डालनी शुरू कर दी, और समझ की वजह से कोई एप्लीकेशन में कोई बग आ गया, कोई क्रैश कर गया रिसोर्सेस। उन्होंने ये नहीं देखना कि भाई ये किसने, यानी कि किस समझ ने किया है, उसको क्योंकि समझ का पता नहीं चलेगा, उनको पता चलेगा कि भाई ये कीज किसकी है। जब वो कीज को ट्रैक करेंगे वो कहेंगे भाई ये तो मसूद की कीज है। जब वो मसूद की कीज है तो ऑब्वियसली वो रिस्पॉन्सिबल है। वो उसको ये भी कहेंगे कि भाई तो रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा ये कि भाई आपने कीज यहाँ पर रखी क्यों, और कीज ना रखने का तरीका दूसरा ये है कि मैं आपको बता देता हूँ, लिनक्स के अंदर ये होता है कि हम यहाँ पर अपनी कीज को ना एक्सपोर्ट कर लेते हैं। वो भी आपको दिखाऊंगा आगे जाके, हम वो कर सकते हैं कि हम एक्सपोर्ट, उसमें वो भी सिक्योर नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट जो करते हैं, एक्सपोर्ट में भी लिनक्स के अंदर एक फाइल होती है, उसके अंदर जाके वो आप जाके देख सकते हैं कि वो आपका जो है वो जो भी आपने ENV जो इन्वायरमेंट रखा हुआ है उसके वेरिएबल्स वहां पर स्टोर हुए होते हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। अगर कोई होशियार होगा वहां से जाके देख लेगा। जो सिक्योर मेथड है उसके लिए कुछ यूटिलिटीज यूज होती है, जिसमें एक यूटिलिटी है जिसका नाम है AWS वॉल्ट। ये बहुत बेस्ट है, अगर किसी ने नहीं यूज की तो ये यूज किया करें। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपसे वो एक दफा जब आप इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, तो ये आपसे एक दफा एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की को मांगता है। आप जब उसके अंदर डाल देते हैं ना तो वो इनक्रिप्ट हो जाती है, और उस की को यूज करके फिर आपको क्या नाम है, और इसके ऊपर यानी कि आप ये कॉन्फ़िगर करने के इसके ऊपर आपको MFA लगाना पड़ेगा, MFA मल्टी फैक्टर। ये सब चीजें AWS से रिलेटेड है, इसलिए मैं इतनी डेप्थ नहीं जाऊंगा
क्योंकि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बट ऑब्वियसली इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी कि मैं आपको ये बता दूं कि भाई कैसे ये सारी चीजें हो सकती हैं। सो दिस इज वेरी सिक्योर। आपका ये कीज पड़ी होंगी, इनक्रिप्टेड होंगी, कोई कभी देख नहीं सकता। दूसरी चीज ये कि जब आप लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो आप MFA अपने मोबाइल से MFA एंटर करेंगे तो होगा, क्योंकि अगर ये मसूद ने किया था सारा काम तो अब मसूद सिक्योर है। इस तरह से है कि कीज उसकी एक तो इनक्रिप्टेड है, कोई लैपटॉप में से जाके देख नहीं सकता, और दूसरा ये कि जब भी वो कभी AWS की कमांड रन करेगा उसको लॉगिन करने के लिए तो वो आपसे MFA मांगेगा, जो कि MFA मसूद के लैपटॉप मोबाइल के अंदर होगा। मसूद का मोबाइल तो कंप्रोमाइज नहीं होगा ना, जब वो होगा तो वो ऑब्वियसली फिर लैपटॉप भी नहीं होगा, तो यानी कि कुछ ना कुछ सिक्योरिटी आ जाती है ना। ऐसे नहीं होता कि आपका मोबाइल भी वो हो जाए। और MFA ये होता है कि आपसे बैकअप्स भी होते हैं और बड़े मेथड्स हैं इनको सिक्योर करने के। सो दिस इज द गुड वे। एक दो और मेथड्स हैं बट अभी हम इन्हीं को डिस्कस करते हैं। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि AWS यानी टेराफॉर्म क्या कहता है कि आप किन मेथड्स को यूज करना है। सो बैक टू द टॉपिक, हमने ये सपोज दैट कि ये सारा कुछ डाल दिया। अभी मैं इसी मेथड को बता रहा हूँ, आगे जाके फिर हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। हम एक्सपोर्ट वाला काम कर लेंगे, वोल्ट वाला काम नहीं करेंगे, क्योंकि वोल्ट बिल्कुल AWS की कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर जाके करना पड़ता है, थोड़ा सा ट्रिकी है। बट कोर्स के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि भाई कैसे करना है। मेरा काम है बताना, करना है आप लोगों ने इंशाल्लाह। हमने ये काम कर दिया, प्रोवाइडर बता दिया, AWS है, एक्सेस बता दी। चलो हम रीजन भी बता देते हैं। मेरा रीजन कौन सा है, मैं जिसमें बनाना चाहता हूँ वो फ्रैंकफर्ट है। तो यहाँ पर देखें ये रीजन ID लिखी है, ये रीजन ID कॉपी, क्योंकि हर रीजन की एक ID होती है। फ्रैंकफर्ट की देखें यहाँ पर लिखी है EU सेंट्रल 1, EU वेस्ट 1, EU वेस्ट 2, EU साउथ 1। इसी तरह ये सारी IDs लिखी हुई है। तो हम यहाँ से ID उठाएंगे और यहाँ पर जाके ID डाल कि मुझे रिसोर्सेज यहाँ क्रिएट करने हैं मुझे, ठीक है। अब बात आती है कि यार अब मुझे ये तो मैंने डाल दिया, अब मुझे क्रिएट करना है कोई भी बेसिक लेवल का, जो इनिशियल लेवल का कोई क्या नाम है, रिसोर्स क्रिएट करना है। तो उस रिसोर्स को क्रिएट करने के लिए हम ये करते हैं कि हम सबसे पहले AWS EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं ऑन AWS। यहाँ पर एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। ऐसा एक काम करते हैं, मेरे पास एक रीजन है लंदन में, क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि लंदन में शायद कोई मेरे पास और सर्वर ना हो तो आप लोगों को जरा नजर आने में ईजी हो जाएगा। हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कोई सर्वर नहीं है, लेकिन यू डोंट हैव एनी इंस्टेंस इन दिस रीजन। कोई इंस्टेंस ना बंद पड़ा है ना चल रहा है, इसलिए हम यही यूज कर लेते हैं। हम यहाँ से इसकी ID कॉपी कर लेते हैं और इसको यूज कर लेते हैं एज अ रेफरेंस, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये डाल देते हैं। अब हमने ये डाल दिया, कंट्रोल S कर दिया, सेव हो गया। अब बात आती है कि अब मुझे रिसोर्स क्रिएट करना है AWS के ऊपर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा रिसोर्स। जैसे ही देखिए रिसोर्स लिखा है, ऑटो कंप्लीशन यहाँ चल रही है, वहां नहीं चली थी लेकिन यहाँ चल रही है ऑब्वियसली। रिसोर्स के बारे में पूछना कि कौन सा रिसोर्स क्रिएट करना है। तो हमने देखिए सारी लिस्ट आ रही है, ALB क्रिएट करना है, ALB लिस्टनर क्रिएट करना है, AMI क्रिएट करनी है, API, जितनी AWS की सर्विसेज है ना, जितनी वो सारी यहाँ पर आ रही है। हमें कौन सा रिसोर्स क्रिएट करना है, हमें यहाँ पर करना है AWS _ इंस्टेंस। हमें इंस्टेंस क्रिएट करना है ना, तो हम यहाँ पर इंस्टेंस डाल कि हमें AWS का इंस्टेंस क्रिएट करना है। और यहाँ पर नाम रखना उसका कुछ भी रख सकते हैं, उस्मान रख दें, मसूद रख दें, समझ रख दें, लेकिन असल में होता क्या है, असल में ये होता है कि भाई ये वो नेम, उसका नेम अंदर यानी कि यहाँ पर नजर नहीं आएगा। ये वो नेम है जो यहाँ नजर नहीं आएगा, ये वो नेम है जो यहाँ पर हम दे रहे हैं कि ये समझ लें कि एक कॉन्टेक्स्ट का नेम है, एक फंक्शन का नेम। कि आपने जब भी कॉल करना है तो आप इसके नाम से कॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रख देता हूँ कि मेरा है वेब सर्वर, कि मैं अभी वेब सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जो नेम यहाँ पर आएगा ना नजर, यहाँ पर उसका तरीका दूसरा है, वो मैं आपको बताऊंगा वो कैसे आता है। देखिए अभी हमने यहाँ पर दे दिया एक कॉन्टेक्स्ट का नेम, हमने सर्विस डिफाइन की, हमने कॉन्टेक्स्ट डिफाइन किया, हमने यहाँ पर लिख देना है। अच्छा, सबसे पहली चीज आती है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि भाइयों, अगर आप लोगों ने कभी मैनुअली इंस्टेंसेस या AWS के रिसोर्सेज क्रिएट किए ही नहीं है तो आप मैनुअली यानी ऑटोमेट कर ही नहीं सकते उसको। आपको पता ही नहीं है भाई यहाँ पर, यानी कि हर रिसोर्स को क्रिएट करने के कुछ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज होते हैं ना। कई दफा आपने कभी कोई चीज क्रिएट की हो ना, जैसा कभी फॉर्म फिल किया हो तो फॉर्म में लिखा होता है ये रिक्वायर्ड फील्ड है, और कुछ होती है जो ऑप्शनल फील्ड होती है, ऐसे ही होता है ना। तो अब यहाँ पर भी ये चीज होती है, कुछ चीजें रिक्वायर्ड हैं जो कि जिसके बगैर इंस्टेंस क्रिएट ही नहीं होना, और कुछ ऑप्शनल होती हैं। अच्छा, AWS में एक चीज होती है जो रिक्वायर्ड है, वो तो आप यहाँ जरूर मेंशन करें। जो ऑप्शनल होती है ना, अगर आप ऑप्शनल वाली चीजें स्किप कर दो तो AWS से करता है वो डिफॉल्ट जो भी कोई वैल्यूज होती है ना, वो डिफॉल्ट यहाँ पर डाल। यानी कि अगर आपने किसी ने AWS का रिसोर्सेज क्रिएट किए हो तो उनको पता होगा कि AWS के रिसोर्स में VPC बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
लेकिन अगर आप रिसोर्स क्रिएट करते हुए टेराफॉर्म में रिसोर्स के अंदर वीपीसी ना डिफाइन करो या सबनेट ना डिफाइन करो, तो एडब्ल्यूएस डिफॉल्ट सबनेट यूज कर लेता है, डिफॉल्ट वीपीसी यूज कर, क्योंकि आपको पता है डिफॉल्ट, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को वीपीसी का पता है, इसलिए क्योंकि मैं हर सर्विस ओबीसी इस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगा, काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा फिर वो। अच्छा, अब बात आती है कि भाई रिक्वायर्ड फील्ड कौन कौन सी है, रिक्वायर्ड जो ऑप्शंस है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले काम करते हैं, मैं पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं ये करता हूँ कि सबसे पहले एक दफा मैनुअल क्रिएट करके आपको ना, मैनुअल क्रिएट नहीं करता, मैनुअल उसकी ऑप्शंस दिखाता हूँ कि भाई कौन कौन सी ऑप्शंस है जो कि देनी ही देनी है, उसके बगैर इंस्टेंस क्रिएट नहीं होना। तो सबसे पहली चीज यहाँ मैं लिख लेता हूँ, वो है AMI। AMI होता है Amazon मशीन इमेज। भाई बात अब ये है कि हम EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, अब हमें तो पता होना चाहिए ना कि भाई वो जो EC2 इंस्टेंस हम क्रिएट करें, क्या वो Ubuntu का इंस्टेंस है, क्या वो CentOS का, क्या वो Red Hat का, क्या वो AWS Linux 2 AMI है, क्या वो विंडो का है, वो किस क्या Mac OS है, कौन सा यहाँ पर हमने क्रिएट करना है। तो हमें जब क्रिएट करते हैं, लॉन्च इंस्टेंस पे जाते हैं, तो सबसे पहली वो चीज आपसे ये पूछता है कि भाई आपने AMI कौन सी रखनी है। ये देखें यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहली ऑप्शन स्टेप 1 में उसने पूछा AMI कौन सी, Linux 2 AMI है, Mac OS है, रेड हैट है, सूजी है, यूबंटू है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, कौन सी चीज आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। अगर आपने क्रिएट करनी है तो उसके सबसे पहली चीज होती है, सपोज दैट आपने यूबंटू 20 करना है, तो यहाँ पर होती है AMI ID। ये अगर 64 बिट करना है, तो ये अगर 32 यानी कि सॉरी ये x86 है और ये ARM है। अगर आपने ये क्रिएट करना है तो आप इसकी ये AMI ID कॉपी करें, ये AMI ID कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर दें। एक बात याद रखना, एक बात अपने माइंड में रखना, आप लंदन रीजन के अंदर यूबंटू 20.04 क्रिएट कर रहे हो, उसकी AMI ID, और फ्रैंकफर्ट में या पेरिस के अंदर या नॉर्दर्न वर्जीनिया के अंदर या किसी भी रीजन के अंदर अगर आप क्रिएट कर रहे हैं यही सर्वर यूबंटू 20.04, तो ये कभी भी ना सोचना कि आपकी यही AMI ID हर रीजन में होगी। हर रीजन में इस सर्वर की AMI ID डिफरेंट होगी, हर रीजन के अंदर इस इंस्टेंस की सेम स्पेसिफिक, यानी कि आप यूबंटू 20.04 यहाँ पर ओपन करें नॉर्दर्न वर्जीनिया में, उसकी AMI ID डिफरेंट होगी, तो इसलिए आपको लेटेस्ट वहां से कॉपी करके यहाँ पर डालनी है। ठीक है, तो ये बात अपने माइंड में रखना। जैसे हमने ये सिलेक्ट कर लिया भाई हमें 20.04 करना है, अगला सवाल आपसे पूछेगा भाई टाइप क्या है इंस्टेंस की, यानी कि साइज क्या रखना है, क्या T2 माइक्रो बनाना है, लार्ज इंस्टेंस बनाना है, कितनी रैम का सर्वर बनाना है, 16 GB रैम का बनाना है, 32 GB रैम का बनाना है, 150, 200, 250, 1000 GB रैम के आपको सर्वर यहाँ पर मिल जाएंगे। ये देखिए 128 GB, 192 GB रैम, यहाँ पर आपको 8 और 900 तो मैंने भी यहाँ पर देखे कई दफा, लेकिन हमने क्रिएट नहीं की ऑब्वियसली। 488 ये है। तो एनीवेज आपको जो भी क्रिएट करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद फिर आप जो है वो वहां पर अपनी उसका नाम डालेंगे। कैसे नाम डालना है, टाइप। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर टाइप, हम यहाँ डालेंगे इंस्टेंस टाइप, एंटर। इंस्टेंस टाइप क्या है, हम लोगों ने क्योंकि लैब करनी है और आप लोगों ने जब लैब करनी तो आप T2 माइक्रो को रखें, क्योंकि इससे ऊपर हम नहीं जाएंगे। हमने एक आइडिया लेना है ना, हमने कौन सा मुकाबला करना है या एक्चुअल एनवायरनमेंट से नहीं क्रिएट कर रहे, इट्स जस्ट अ लैब। हमने T2 माइक्रो ले ली क्योंकि ये फ्री इंस्टेंस के अंदर आती है। AWS कुछ रिसोर्सेज आपको 1 साल के लिए फ्री देता है, मेरा तो वैसे शायद नहीं होंगे क्योंकि मेरा 1 साल से ज्यादा हो चुका हुआ है, लेकिन फिर भी हम T2 माइक्रो ही यूज करेंगे। ठीक है, इट्स 1 vCPU एंड 1 GB रैम, ये हमारे लिए इनफ है हमारी लैब के लिए। अगली चीज क्या होती है जो इंपॉर्टेंट है, जो रिक्वायर्ड है, वो मैंने भी आपको एक मेंशन की थी, वो इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सबनेट। ये सबनेट होता है, अगर मैं नहीं चूज करता तो डिफॉल्ट वो चूज करेगा, लेकिन सबनेट अगर हमें चूज करना है तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं नहीं करता ना, तो मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ, अगर मैं नहीं करता नो प्रेफरेंस, तो ये क्या करेगा, ये डिफॉल्ट सबनेट चूज कर लेगा। तो अभी हम ये करते हैं कि इस ऑप्शन को प्लीज स्किप कर दें, यहाँ पर हम नहीं मेंशन करते। 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है बस, पूरी चीजों में, सब चीजों में 2 इंपॉर्टेंट पार्ट हमने डिफाइन कर दिया। अपना इंस्टेंस टाइप कौन सी है और AMI कौन सी है। एक और चीज हम मेंशन कर देते हैं जो कि मैं इसलिए मेंशन करूंगा ताकि हम यहाँ पर नाम लिखा हुआ आ जाए हमारे इंस्टेंस के साथ। वो क्या है, वो है स्टोरेज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम स्टोरेज नहीं डिफाइन करेंगे तो ये 8 GB क्या नाम है EBS वॉल्यूम के साथ हमारा इंस्टेंस क्रिएट कर देगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो चीज मैं मेंशन करूंगा वो है टैग्स। तो टैग अगर हमें उस्मान भाई, अगर एक से ज्यादा इंस्टेंस क्रिएट करने हो
हाँ वो मैं आपको बताता हूँ, वो इंस्टेंस काउंट हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ आगे जाके। अच्छा, अब बात आती है कि अगर हमें टैग डिफाइन करें, जैसे हम टैग डिफाइन करते हैं, टैग यहाँ पर डिफाइन कैसे करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे टैग्स। टैग्स हमारे हमने मल्टीपल देने हैं, तो पहला होता है की वैल्यू। की क्या है हमारा, हम देते हैं नेम, और वैल्यू क्या है, वेब सर्वर 01। इसके बाद आ जाता है, मैंने क्या डिफाइन किया था आपको याद है ना, यूजर टाइप भी डिफाइन की थी, तो मैं यहाँ पर यूजर टाइप डिफाइन कर देता हूँ कि हमारी यूजर टाइप ये जो है वो है मशीन। तो हम यहाँ पर अगर यूजर टाइप डिफाइन करनी है तो हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं मशीन, कि हमारी जो इंस्टेंस है वो हमारा एक मशीन है, यानी कि मशीन कौन सी है, वो वेब सर्वर 01। हमें जस्ट एक इन्फॉर्मेशन देखिए, इट्स नॉट डिफिकल्ट थिंग कि आप इसके लिए इतना कंफ्यूज हो, लेकिन इस तरह से हम इसको मेंशन कर सकते हैं। अब अगर मैं अब बात आती है कि भाई पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी अगेन कि मैं आपको एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंटली बताऊं कि यार ये मैंने कोड लिखा कैसे, पहली दफा कैसे लिखा था। अब तो मुझे याद हो चुका है काफी सारी चीजें, लेकिन मैंने पहली दफा कैसे लिखी थी, पहली दफा लिखना है। अगेन टेराफॉर्म की डॉक्यूमेंटेशन इतनी अच्छी है कि आपको ये सारा कोड, इसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, यानी कि टेराफॉर्म इस यहाँ लिख देता हूँ AWS इंस्टेंस, AWS_इंस्टेंस लिखें, आपको पूरा कोड मिल जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन असल चीज ये नहीं कि कोड मिलना, असल चीज ये कि वो भी पूरा कोड इस तरह नहीं देंगे आपको, वो खाली वो दे देंगे, आइडियाज दे देंगे, तो आपने उसके अंदर फिल करना है। छोटा सा कोड होता है, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। AWS प्रोवाइडर के अंदर जाएंगे, हर AWS की जितनी सर्विसेज अवेलेबल है उन सारी सर्विसेज की डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर पड़ेगी। आपको अथीना पे काम करना है, आपको बैकअप्स पे काम करना है, आपको चाइम पे काम करना है, क्लाउड9 पे करना है, क्लाउड फॉर्मेशन पे करना है। अब यहाँ से कर सकते हैं, मैंने किस पे करना है, EC2 पे। EC2 पे किस पे करना है, AWS की पहले EC2 ओपन होगा, EC2 के अंदर आप जाएंगे और यहाँ पर आ रहा होगा AWS इंस्टेंसेस। AWS इंस्टेंसेस के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, कैसे काम करता है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, इस डेटा को छोड़ दें, अभी ये एडवांस लेवल में आता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। AWS इंस्टेंस हर दफा अगर आप ये रिसोर्स होता क्या है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि जो सर्विस आपने क्रिएट करनी है, जब आप S3 क्रिएट करेंगे, S3 की बकेट क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर आप S3 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखेंगे। आप लिखेंगे AWS S3 बकेट या AWS S3 ऑब्जेक्ट, या जो भी आपने चीज क्रिएट करनी, तो आप वो लिखेंगे। उसके अंदर दो चीजें इन्फॉर्म, मैंने आपको कहा था ये रिक्वायर्ड है, AMI और इंस्टेंस टाइप, आप ये लिखेंगे और उसके बाद आप उसको दे देंगे टैग्स, बस। हम आगे जाएंगे, इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर हमें चेंज करनी है, कैसे करनी है, कैसे और चीजें इसमें ऐड करनी है, हम इसको ऐड करेंगे। लेकिन पहली चीज मैं बताइए, इस पेज को आप बुक मार्क कर लेना। अगर आप AWS पे काम कर रहे होंगे, आपको 90% चीजें यहीं से मिल जाएंगी, आइडियाज मिल जाएंगे। AWS की डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ती है, कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, कुछ एडवांस चीजें आती हैं जो कि आपको वक्त के साथ साथ चीजें आती हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेशन अच्छा, यहाँ तक सेव करते हैं और अपना पहला काम शुरू करते हैं। यहाँ से मैं यहीं से क्लाउड, क्या नाम है, विजुअल स्टूडियो से ही जो है अपने रिसोर्सेज क्रिएट करता हूँ। टर्मिनल पे जाता हूँ, टर्मिनल ओपन करता हूँ। सॉरी, मैंने यहाँ से अगर अपने रिसोर्सेज क्रिएट करने, तो सबसे पहली चीज आती है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास टेराफॉर्म यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। टेराफॉर्म का वर्जन जो भी आ रहा है, इट्स फाइन। अब बात आती है कि भाई अब मुझे अपना, क्या नाम है, रिसोर्स क्रिएट करना है। तो सबसे जो पहली चीज होती है टेराफॉर्म के थ्रू रिसोर्स क्रिएट करने के लिए, आप सबसे पहले इस फोल्डर को देखें। इस फोल्डर के अंदर कोई फाइल, कोई फोल्डर और नहीं है इस main.tf के अलावा, ठीक है, ऐसा ही है ना। इसके अंदर कोई और नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहली चीज आती है टेराफॉर्म को, जब भी आप टेराफॉर्म के थ्रू कोई रिसोर्स क्रिएट करते हैं, तो आप सबसे पहले टेराफॉर्म को इनिशियलाइज करते हैं। मैंने स्पेल्स गलत लिखी है, टेराफॉर्म इनिट, टेराफॉर्म इनिशियलाइज कर। जैसे ही मैं टेराफॉर्म इनिशियलाइज करूंगा, यहाँ पर आपको एक स्टेट फाइल भी नजर आ जाएगी, आपको एक डॉट टेराफॉर्म की डायरेक्टरी, सॉरी, डॉट टेराफॉर्म की डायरेक्टरी नजर आएगी, जिसके अंदर वो सारा ट्रैक रखता होगा। हर ट्रैक, हर चीज वो उसके अंदर रखेगा, आपकी इंफॉर्मेशन, ये वो इंफॉर्मेशन जो लोकली स्टोर हो रही है, ये किसी क्लाउड पे नहीं जा रही है, किसी S3 पे नहीं जा रही है, अभी मैंने डिफाइन ही नहीं किया। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर इनिट करता हूँ। मैं जैसे इनिट करूंगा, देखिए इनिशियलाइज हो रहा है। ये क्या करेगा, AWS प्रोवाइडर की जितनी भी डिपेंडेंसीज है, जितनी भी इस प्रोवाइडर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं, वो सारे डाउनलोड करके यहाँ पर इंस्टॉल कर देगा और यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे। क्योंकि प्रोवाइडर, अगर मैं यहाँ पर प्रोवाइडर डाल देता, क्या नाम है,
अज्योर तो अज्योर के वो सारे पैकेजेस डाल देता, अगर मैं यहाँ पर जीसीपी रखता तो जीसीपी के सारे रख देता। तो अभी हमारा प्रोवाइडर एडब्ल्यूएस है, तो उसने एडब्ल्यूएस से रिलेटेड यहाँ पर सारी चीजें लेकिन उसने लिखा भी हुआ है HashiCorp एडब्ल्यूएस, तो वो फाइंड लेटेस्ट वर्जन ऑफ द HashiCorp और उसके बाद फिर उसकी सारे जो है वो कोड जो है वो यहाँ पर ले आएगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं इसे कंप्लीट होने का। अच्छा, एक और चीज मैं इसमें ऐड कर दूं कि ये हर दफा नहीं करेगा, ये फर्स्ट टाइम, देखिए यहाँ पर टेराफॉर्म की देखिए बन भी गई है, हर दफा नहीं करेगा, ये सिर्फ आपको वन टाइम करना पड़ेगा। ये देखिए उसने कह दिया कि उसने किया क्या क्या कुछ, इसने HashiCorp AWS के जितने भी लेटेस्ट थे डिपेंडेंसीज पैकेज सारा कुछ उसने ले आया। ये एक लॉग फाइल होती है, इसका भी बेनिफिट आपको आगे जाकर बताऊंगा कि आप ये इसको यूज कर सकते हैं। अगर मैं टेराफॉर्म के अंदर .terraform के अंदर जाऊँ तो यहाँ पर आपको ये मिलेगी AWS प्रोवाइडर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आपको। अच्छा, ये काफी बड़ी फाइल है इसलिए वो यहाँ पर इस तरह दिखाएगा नहीं, लेकिन एनीवेज हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ती। हमें हमें सिर्फ ये कि बस एक दफा इनिशियलाइज करना है, और इनिशियलाइज करते हुए जब हम कभी S3 के ऊपर डेटा रखेंगे, आगे जाके हम कल या परसों क्लास सेशन देखेंगे, उसमें हम S3 में रखें तो फिर वो उसके रिसोर्सेज सारे यहाँ पर ले आएगा और उसके साथ इसको लिंक कर देगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर इनिशियलाइज किया सबसे पहले, और दूसरा काम हम ये करेंगे कि अब टेराफॉर्म की कमांड होती है जिससे हम अपना काम करने से पहले, यानी कि चेंजेस इंप्लीमेंट करने से पहले एक दफा टेस्ट रन करते हैं कि भाई अगर मैं अपनी चेंजेस अप्लाई करूंगा तो उससे पहले एक दफा टेस्ट रन करने के लिए यहाँ टेराफॉर्म की कमांड होती है, टेराफॉर्म प्लान। ये प्लान करके बताएगा कि भाई मेरी कनेक्टिविटी हो चुकी है और मैं जो हूँ क्या करूंगा, क्लाउड पे जाके मैं क्या क्या चीजें क्रिएट करूंगा वो आपको यहाँ पर बता देगा। तो हम यहाँ से जैसे प्लान करेंगे तो ये अब आपको एक्टिविटी बताएगा। लेट्स सी, यहाँ पर एक एरर आएगा। अच्छा, इसने क्या कहा है, इसने सबसे पहले कहा है कि जैसे कहता है कि जब मैं क्रिएट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं AWS के ऊपर इंस्टेंस क्रिएट करूंगा, उसकी AMI ये होगी, उसका ARN क्या होगा, ये जब क्रिएट होगा तब पता चलेगा, उसका पब्लिक सबनेट क्या होगा, IP क्या होगा, उसका अवेलेबिलिटी जोन क्या होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसने कहा है। अगर क्योंकि हमने डिफाइन नहीं की ना, अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन डिफाइन कर दें तो वो इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पर जिस तरह ये दिखा रहा है वहां पर दिखा देगा, लेकिन जो क्रिएट हमने उसके ऊपर छोड़ दिया है वो उसके ऊपर लिख देगा नाउन आफ्टर अप्लाई, नाउन आफ्टर अप्लाई, ये सब कुछ। लेकिन उसने टाइप भी हमने डिफाइन की हुई थी यहाँ पर, उसने ये भी बता दिया, AMI हमने डिफाइन की हुई थी, उसने ये बता दिया। उसने कहा ये एक मैं क्रिएट करूंगा, टैग्स में उसके ये रख दूंगा, उसके ऊपर जो जो उसने कहा है, देखो EC2 इंस्टेंस जब भी क्रिएट होता है, जिसने कभी EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया उसको पता होगा कि EC2 इंस्टेंस जब भी क्रिएट होता है एक EBS वॉल्यूम क्रिएट होता है। तो उसने कहा मैं एक EBS वॉल्यूम भी क्रिएट करूंगा, उसके बाद उसके टैग्स भी रखो, जितनी चीजें उससे रिलेट करती हैं वो सारी चीजें क्रिएट होंगी, ठीक है। और लेकिन सब पे लिखा हुआ नाउन आफ्टर अप्लाई, नाउन आफ्टर अप्लाई, क्योंकि हमने कोई चेंजेस खुद से नहीं स्पेसिफाई की, हमने सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दिया। PPC तक भी हमने उसके ऊपर छोड़ दिया। यहाँ पर देख लें सबनेट ID, उसने कहा नाउन आफ्टर अप्लाई, ठीक है। हम इसको अप्लाई, उसने कहा है भाई आपका कोड ठीक है। अगर यहाँ पे कोई एरर होता है ना, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ये देखिए यहाँ कोई एरर डाल देता हूँ, ए डाल दिया जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, मैं इसको आप प्लान कहूंगा, तब ये एरर आपको कहेगा ये चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, आपने कोई गलती की है। तो बात ये, अगर ये अप्लाई प्लान आ गया इसका मतलब है कि कोड आपका ठीक था। अच्छा, ये क्योंकि एक नाम है, ये अप्लाई करने पे एरर आएगा, अभी नहीं एरर आया लेकिन ये अप्लाई करने पे आएगा। यहाँ देखो उसने ये ले आया प्लान में, उसने कहा कोड में, यानी कि अगर कोड में एरर हो मतलब कि क्या, यहाँ माइक्रो लिखता हूँ, मतलब यहाँ पर कोई एरर हो फिर ये गलत एरर देगा। यानी कि ये तो एक स्ट्रिंग है ना, जब आप अप्लाई करोगे तब जो मैंने अभी चेंज की था ना, यहाँ पर ए लिखा था, ये इसका एरर तब आना से मैंने अप्लाई करना था क्योंकि इसको ये मिलना नहीं था। यहाँ पर ये एरर, ये सिंटैक्स एरर है, तो इसलिए सिंटैक्स वाली चीज अभी एरर में आ जाए, तो इसीलिए वो चीज एरर नहीं में नहीं आई थी, ये चीज एरर के अंदर, क्योंकि वो एक वेरिएबल एक स्ट्रिंग के अंदर था। तो यहाँ पर देखिए उसने क्या एरर दे दिया, अनसपोर्टेड आर्गुमेंट। उसने कहा कि ये कोई चीज है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, इज नॉट एक्सपेक्टेड हियर। तो ये वो एरर था जो सिंटैक्स का एरर था, वो किसी स्ट्रिंग का एरर है जो कि अप्लाई करने पे नजर आएगा, ठीक है। तो यही है प्लान, इसलिए हम करते हैं कोड करने से पहले, ताकि हमें, क्योंकि जब हमने बड़े रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं तो उसमें हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारा जो रिसोर्स क्रिएट हो रहा है वो कोई एरर वाला हो। तो ये क्या करता है टेराफॉर्म, आपको पहले फिल्टर आउट कर देता है। अब बात है, इसने कहा भाई सब कुछ ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए उसने लिखा भी होगा, भाई ये लिखा हुआ है, उसने कहा अगर आप इसको रन करना चाहते हो तो आप टेराफॉर्म अप्लाई कर दे। तो मैं कैसे करूंगा टेराफॉर्म अप्लाई, यहाँ लिखूंगा टेराफॉर्म अप्लाई, एंटर। अब आपको एक चीज देखने को मिलेगी और आप लोगों ने बताना है वो क्या है। अच्छा, ये मैंने कर दिया, ये अप्लाई करने से, जैसे मैं अप्लाई करता हूँ अप्लाई करने के बाद नजर आएगी, मैं जैसे अप्लाई यहाँ पे लिखूंगा वो कहेगा आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू और समथिंग, यस करने, मैं यस करूंगा। अब आपको एक चीज देखने को मिलेगी और आपने वो मुझे बताना है कि वो क्या है।
ठीक है, मुझे कोई पढ़ के बताए ये क्यों एरर आया है, किसी ने लगता है पहले आंसर। अच्छा ठीक है, सर ये यूजर के पास एक्सेस नहीं है बिल्कुल सिंपल, क्योंकि आपको याद है जब मैंने ये यूजर की परमिशन ये सारा बनाया था, इसकी परमिशन तो कोई डाली नहीं थी। परमिशन। बिल्कुल, तो मैं IAM में जाऊंगा, अपने उस टेराफॉर्म यूजर पे जाऊंगा, ये V2 वाले पे, और इसको यहाँ परमिशन में देखूंगा तो इसके पास परमिशन कोई है ही नहीं, कोई परमिशन नहीं। देखिए यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे मैं ऐड परमिशन में जाके इस यूजर को अटैच करता हूँ EC2 की परमिशन, और EC2 की मैं अभी फिलहाल, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, लेकिन मैं इसको फुल परमिशन देगा। ठीक है, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको कर दिया। अब जब मैं क्रिएट करूंगा, अब मैं यहाँ पर वापस आ जाता हूँ ताकि आपको जैसे मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पर आपको अभी देखिए कोई स्ट्रेस नहीं है, तो यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर दोबारा करूंगा टेराफॉर्म अप्लाई, फिर मैं करूंगा यस, और फिर ये करेगा क्रिएट EC2 इंस्टेंस। यस कर रहा हूँ, अब कोई एरर नहीं आएगा, अब ये इंस्टेंस क्रिएट कर देगा, और T2 माइक्रो और सब कुछ उसी तरह ही क्रिएट करेगा जैसे हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ। लेकिन उसने लिखा क्रिएटिंग, अगर मैं अपने अभी कंसोल पे जाऊं ना, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, तो आपको यहाँ पर क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा होगा, नीचे नीचे लॉग्स आ रहे हैं टेराफॉर्म के, यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर देखें कि इंस्टेंस आ रहे हैं, ये देखिए आ गया वेब सर्वर 0 और पेंडिंग में है, देखिए यहाँ पर यही लिखा है, जब तक ये क्रिएट नहीं होगा ये सेशन एक्सपायर नहीं होगा, जैसे ये स्टार्टेड रनिंग में आ जाएगा फिर ये कंप्लीट होगा। तो अभी ये थोड़ा वेट करेगा, रनिंग में नहीं, रनिंग के बाद भी इनिशियलाइज में थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए थोड़ा टाइम लेगा, प्रॉपर्ली जब तक वो स्टार्ट हो जाएगा फिर वो कहेगा भाई हाँ अब सब सेट है। हमने T2 माइक्रो रखा था, और अगली इन्फॉर्मेशन हमने क्या रखी थी, हमने एक EMI रखी थी, उस EMI का नाम क्या था, लेकिन उसने कहा क्रिएट हो गया, लेकिन जैसे वो प्रॉपरली उसको लगा है कि भाई प्रॉपर सेटअप हो गया, तो उसने कहा भाई ये क्रिएट हो गया है, अप्लाई कंप्लीट रिसोर्स क्रिएटेड। लेकिन आपको चेक करवाता है एक और चीज, हमने यहाँ पर EMI ID डाली थी 966F 966F, ये कहाँ पर है, मैं जैसे ही इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूँ, यहाँ पर EMI ID आ रही है 966F, ये EMI ID हमने दी थी, T2 माइक्रो हमने दिया था, ये नाम हमने दिया था वेब सर्वर 01, ये देखें यहाँ पर जो वेब सर्वर लिखा है ये वो नाम नहीं है, ये कॉन्टेक्स्ट का नाम था, ये 01 जो टैग में हमने नाम दिया, इस नाम को उसने लेके यहाँ पर लिखा है, और अगर मैं टैग्स में जाऊं तो यहाँ देखें नाम भी आ रहा है, यहाँ पर मशीन उसकी यूजर टाइप भी आ रहा है। ठीक है, और मैंने क्या कहा था कि अगर मैं VPC ID मैं उसका सबनेट नहीं दूंगा तो ये क्या करेगा, डिफॉल्ट ले लेगा, ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है, VPC डिफॉल्ट, सबनेट डिफॉल्ट, हर चीज उसने डिफॉल्ट दे दी है। लेकिन जो चीजें इसके बगैर ये क्रिएट नहीं हो सकता था, T2 माइक्रो के बगैर ये क्रिएट नहीं हो सकता था, इसलिए हमें ये तो देना ही देना था। यहाँ तक समझ आइए भाइयों। अब हम एक और काम करते हैं, बिल्कुल फारूक भाई ने सवाल किया कि हम इसको यहाँ से स्टॉप स्टार्ट भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। हम एक बहुत इजी चीज ये होती है कि हम लोगों ने अपने इंस्टेंस को अगर यानी कि क्रिएट किया है, जो असल मेनली पर्पस है ना, जो मेन जैसे स्टॉप स्टार्ट वाली हमें ना टेराफॉर्म की फाइल्स डिफरेंट लिखनी पड़ती, हम यही वाली ही यूज करेंगे क्योंकि ये तो क्रिएट करने के लिए है, फिर हमें दूसरे तरीकों से करना पड़ता है, तो इसलिए हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी ट्रिकी चीज हो जाती है, क्योंकि असल जो मेन पर्पस है ना टेराफॉर्म का, वो क्रिएट करना है रिसोर्सेज को या डिलीट करना है रिसोर्सेज, क्योंकि हमने रिसोर्सेज क्रिएट किया है। अब देखिए मैंने क्रिएट किया था, ये इंस्टेंस बड़ी मजे से यहाँ पर क्रिएट भी हो गया और प्रॉपर तरीके से जो है वो यहाँ पर चल भी रहा है कि 2x2 चेक पास भी हो गए हैं इसके, और इंस्टेंस रनिंग में भी है, वो इंस्टेंस प्रॉपर तरीके से पब्लिक IP में मिलकर सब कुछ हमने क्रिएट किया था। अब बात आती है कि अगर मैंने इसको डिलीट करना है तो मैंने कैसे करना है, तो यहाँ से जाऊंगा और लिखूंगा टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, नथिंग एल्स, सिंपल ये लिखा। वो मुझसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, वही वाली जो चीज ऊपर लिखी हुई है, ओनली यस विल बी एक्सेप्टेड फॉर टू अप्रूव, ये चीज पूछेगा, जैसे मैं यस करूंगा। अच्छा ये देखें ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वो तो मैं यस तो मैं बाद में करता हूँ। यहाँ पर उसने देखिए उसने कहा है, आपको प्रॉपर हर चीज बताएगा, उसने कहा है कि मेरे पास एक ना स्टेट फाइल है, आपको दिखाता हूँ, ये स्टेट फाइल आगे भी है, इस स्टेट फाइल के अंदर उसने आपकी स्टेट जो इंस्टेंस आईडी है ना, ये देखिए ये लिखा हुआ है 60F6, ये इसकी इंस्टेंस, ये इंस्टेंस आईडी यूनिक होती है, ये इंस्टेंस आईडी फुल यूनिक है, ये इंस्टेंस आईडी इस स्टेट फाइल के अंदर लिखी होगी, तो मैं स्टेट फाइल के अंदर जाऊंगा, ये स्टेट फाइल ये टेराफॉर्म खुद मेंटेन कर रहा होता है, जैसे ही मैं डिलीट करूंगा ये स्टेट फाइल में से डेटा डिलीट हो जाएगा, ये जो स्टेट फाइल थी
unable to read the क्या मसला होगा? ये स्टेट फाइल क्रिएट होती है, ये ओपन होती है, पता नहीं क्या है, ये मेरा शायद मेरा विजुअल स्टूडियो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। स्टेट फाइल मैं आपको वैसे भी दिखा दूंगा फाइल ओपन करके ना। तो ये इसमें जो मैं इंपॉर्टेंट पार्ट दिखाने लगा था वो ये कि देखिए जैसे ही मैंने यहाँ लिखा ना टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, तो इसने क्या किया, इसने कहा मैं रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। कौन कौन से रिसोर्सेज, देखिए माइनस का साइन आ रहा है। जब हमने क्रिएट किया था ना ये प्लस के साइन आ रहे थे, अब उसने देखिए हर चीज पे माइनस कर दिया। उसने कहा AMI ID ये है, ARN ये है, ये इसका पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट, इंस्टेंस टाइप, इस सब चीजें कहता है मैं इस तरह से माइनस माइनस करके डिलीट कर दूंगा। जैसे इसको यस करूंगा आपके जो रिसोर्सेज है वो डिलीट हो जाएंगे। ये देखें ये यस में क्या, उसने कहा मैं डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। मैं यहाँ जाके रिफ्रेश करूंगा तो देखें अभी रनिंग में ना ये स्टॉप में आ जाएगा, स्टॉपिंग, शटिंग डाउन। जैसे ही मैंने उसको वहां से किया ये शटिंग डाउन में आ, ठीक है। तो इसके इसके डिलीट होने का वेट करते हैं 2 मिनट। अच्छा, ये मुझसे क्वेश्चन किया हुआ है कि हम टेराफॉर्म प्लान की जब कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या हम अपनी इंफॉर्मेशन फैच कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम फैच कर सकते हैं। लाइक क्या, मैं इसके एग्जांपल देता हूँ आपको। चलिए एक काम करते हैं कि मैं दोबारा क्रिएट करता हूँ। अभी देखिए डिलीट हो गया, उसने कहा कि भाई डिलीट हो गया, टर्मिनेटेड पे आ गया, देखिए यहाँ पर डिलीट हो गया। अब मैं करूंगा, मैं एक दो और रिसोर्सेज क्रिएट करने आज के सेशन के लिए, तो मैं इसको पहले क्रिएट कर देता हूँ। यानी कि मतलब क्या है, आपके कुछ रिसोर्सेज पहले क्रिएटेड हैं, आपने अपनी फाइल में कुछ और, यानी कि सपोज दैट कि ये EC2 इंस्टेंस पहले क्रिएटेड था और अब आप एक नया रिसोर्स क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो आप क्या करेंगे कि इसको क्रिएट, जैसे हम टेराफॉर्म प्लान करेंगे तो ये कहेगा कि भाई EC2 इंस्टेंस की स्टेट बिल्कुल ठीक है, वो क्रिएटेड है, आप आपका चेंज ये है, यानी कि आप जो नया चीज बना रहे हैं वो कहेगा भाई ये चेंज है, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा। यानी कि पिछले को इफेक्ट नहीं करेगा, नई चीज दिखा देगा। तो प्लान करने में आपको पिछले की स्टेट दिखा देगा और अगली चेंज दिखा देगा, ठीक है। तो इस चीज को करने के लिए चले मैं ये मैंने 2 चीजें करनी है, मेरा ख्याल है कि वो भी आपको दिखा दूंगा, लेकिन पहले एक काम करते हैं कि हम यहाँ पर ना अपनी मर्जी का VPC डिफाइन करते हैं। ये VPC क्या चीज है? VPC समझने की अपनी आपका जो क्या नाम है नेटवर्क है, हम लोग चाहते हैं कि डिफॉल्ट नेटवर्क ना हो। अगर मैं VPC ओपन करता हूँ यहाँ पर, मैं लिख भी सकता था लेकिन मैंने उसको ना असल में बुक मार्क करना है। सेग्रीगेट इन्होंने किस तरह किया, नेटवर्क के अंदर होगा, ये है। मैंने इसको बुक मार्क करना था इसलिए मैं यहाँ पर आता। अच्छा VPC के अंदर मेरा शायद कोई यहाँ पर VPC बना होगा, अगर बना हुआ है तो मैं उसको यूज कर लेता हूँ, क्योंकि VPC बनाना है इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग कि मैं यहाँ पर बना के आपको दिखाऊं। टेराफॉर्म के थ्रू दिखाऊंगा, टेराफॉर्म के थ्रू ऑब्वियसली हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अच्छा यहाँ बना ही एक हुआ है। चलें ऐसा करते हैं कि फ्रैंकफर्ट में बना लेते हैं, जहाँ पर हमारे पास शायद बना हो। तो हम यहाँ नहीं बनाते हैं, फ्रैंकफर्ट में। अच्छा फ्रैंकफर्ट के अंदर मैं VPC को ओपन करता हूँ। यहाँ पर अगर कोई VPC बना हुआ है तो हम उस VPC को यूज करके करेंगे। मैं आपको एक चीज दिखानी है कि हम अपनी मर्जी का सबनेट यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं वो भी हमें आइडिया दूंगा। अच्छा पता नहीं यहाँ पर क्यों नहीं बने हुए। वैसे तो मैं एक स्पीड से जल्दी से बना सकता हूँ, लेकिन अच्छा यहाँ पर ये नॉर्दर्न वर्जीनिया में आया हूँ। नॉर्दर्न वर्जीनिया के अंदर एक VPC किसी ने बनाया हुआ है, प्रोजेक्ट CP के नाम से। ये डिफॉल्ट एक बना हुआ है, इसका सबनेट ID CIDR देख लें, ये 172 का है। ये जो किसी ने बनाया हुआ उसका है 10.0.0 समथिंग इस तरह से। अब मैं ये करता हूँ कि मैंने अपनी मर्जी का सबनेट के साथ इसके रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं, और करने भी कहा है नॉर्दर्न वर्जीनिया में। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास VPC भी खुला हुआ है, मेरे पास EC2 इंस्टेंस का जो पेज है, कंसोल है, वो भी यहाँ पर ओपन हो गया। मैं US East 1 कॉपी करूंगा। अच्छा सबसे एक बात याद रखें कि नॉर्दर्न वर्जीनिया जो है वो AWS का सबसे बड़ा रीजन है। AWS का सबसे बड़ा जो रीजन है वो क्या नाम नॉर्दर्न वर्जीनिया, और सबसे ज्यादा प्रॉपरली तरीके से जो ये यूज होने वाला रीजन है, क्योंकि ये इसके अंदर AWS के 6 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। तो ये काफी बड़ा रीजन माना जाता है। एनीवेज यहाँ पर हम एक रिसोर्स क्रिएट करते हैं।
और इसके लिए सबसे पहले मुझे चीज़ ये करनी पड़ेगी कि मैं यहाँ पर रीजन चेंज कर देता हूँ, यूएस ईस्ट 1, ठीक है। मैं कहता हूँ ये मुझे क्रिएट करना है। अब मुझे बताएं क्या ये मेरी EMI ID यहाँ चल जाएगी अगर मैं रिसोर्स क्रिएट करूँ? नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। तो मैं आपको भी ये चीज प्रूव भी कर देता हूँ। Ubuntu 20.04 की है ना ये, तो मैं इसी की कॉपी जब करूंगा ना नॉर्दर्न वर्जीनिया में लॉन्च इंस्टेंस पे जाके इसको थोड़ा रिमूव यहाँ पर देखें क्या लिखेगी। ये मैं कॉपी करता हूँ और उसके नीचे डालता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये सेम नहीं हो। ये देखें मैं यहाँ डालता हूँ EMI इज इक्वल टू दिस। ये देखिए सेम नहीं है, हालांकि ये भी 20.04 की है, ये भी 20, ये लंदन की है, ये नॉर्दर्न वर्जीनिया, तो हम इसलिए इसको निकालते हैं, ठीक है। T2 माइक्रो इज द सेम, बाकी सब चीजें सेम है। अब हमें करना ये है कि हमें अपनी मर्जी का सबनेट डिफाइन करना है यहाँ पर। तो अगर हमें अपनी मर्जी का सबनेट डिफाइन करना है तो हम वो यहाँ पर डिफाइन इजीली कर सकते हैं। और अगर हमें यानी कि क्रिएट करना है तो एक दो काम तरीके से करते हैं, दो तरीकों से चेंजेस कर लेते हैं। तो सॉरी, दो तरीकों से काम ये करते हैं कि मुझे लगता है कि नॉर्दर्न वर्जीनिया में भी ना काफी जो है ना रश लगा हुआ है, काफी सारे इंस्टेंसेस हैं, ये हमारी कुछ T8 के सेशन भी होने हैं, उसके लिए भी रेडी चीजें। तो मेरा ख्याल है पर्सनली तौर पे कि मैं आपको जो VPC बाद में बनाना सिखाना है अभी सिखा देता हूँ। तो वापस लंदन ही चले जाते हैं। लंदन मैं इसको वापस कर देता हूँ Ctrl+Z, ताकि हमारी जो VPC ID है वो वापस, सॉरी EMI ID है वो वही रहे, ठीक है। हम नया बना लेते हैं VPC बनाने में तो टाइम नहीं लगेगा। मैं यहाँ से VPC का ओपन भी कर लिया, VPC भी बनाएंगे और VPC का सबनेट असाइन भी करेंगे। तो वो करना कैसे है, उसके लिए हम ये करते हैं कि हमने अगर VPC क्रिएट करना है तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे रिसोर्स। रिसोर्स क्या है हमारा, कौन बताएगा? रिसोर्स क्या होगा हमारा? VPC, तो उसका नाम होगा AWS_VPC। अच्छा, इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं यार, मुझे नहीं बनाना आता, सपोज दैट मुझे बनाने नहीं आता, तो मुझे डॉक्यूमेंटेशन देखनी कैसे है? मैं यहाँ पर जाके लिखूंगा VPC सॉरी AWS_VPC, और यहाँ पर ज्यादातर फिल्टर इतना मजे का नहीं है, इसको खत्म ही कर देते हैं। इतने रिजल्ट इतना अच्छा नहीं दिया, लेकिन इसका तरीका ये कि सबसे इजी वे ये है कि आप ये करो, यहाँ से रिसोर्सेज में जाओ, नीचे ये प्रॉपर अल्फाबेटिक ऑर्डर में, तो बी में चले जाओ, इसको ई को भी बंद कर देते हैं, हम बी में जाते हैं और ये VPC इसके अंदर जाएंगे और रिसोर्सेज के अंदर जाके हम लिखेंगे AWS_VPC। ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन पकड़ लेते हैं। सपोज है मुझे लिखना ही नहीं आता, तो वो कहता है कि अगर आपने क्रिएट करना है और बेसिक लेवल का क्रिएट करना है तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सिर्फ ये कि आपने जो इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं वो ये है कि आपने, बल्कि एक चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, वो CIDR ब्लॉक है। CIDR होता है कि आपका पूरा नेटवर्क का जो सबनेट है वो कौन सा होगा, क्लास A का होगा, B का होगा, C का होगा, D जो भी होगा आप यहाँ पर डिफाइन कर दें। यहाँ पर सिर्फ 3 होते हैं, ABC होता है AWS के अंदर, तो आप वो डिफाइन कर दें। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अब वो कहता है आप ये सिर्फ ये लिखें और आपका रिसोर्स क्रिएट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं VPC और इस VPC का नाम रख देते हैं वेब VPC। मैंने वेब VPC के नाम से कोई भी, ये कॉन्टेक्स्ट का नाम है, इट्स नॉट, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इट्स नॉट अ रिसोर्स नेम, इट्स जस्ट रिसोर्स नेम, मतलब कि कॉन्टेक्स्ट का नाम मैं कह रहा हूँ। तो रिसोर्स क्रिएट होगा उसका नाम ये नहीं होगा, उसका नाम वही होगा जो हम टैग में सेट करेंगे या उसका नेम सेट करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले CIDR ब्लॉक दे देते हैं। CIDR ब्लॉक देता हूँ जो यहाँ पर क्रिएटेड नहीं है, मैं वो देता हूँ। पहले VPC में जाके देख लेता हूँ डिफॉल्ट कौन सा है, 172 का डिफॉल्ट होता है। हाँ, हम 10 वाला क्रिएट कर, ये चले 192 को करते हैं, 192.168.0.0/16, ठीक है। हम यहाँ से CIDR ब्लॉक दे दिया। बस आपको यही कहा है ना कि एक ही चीज इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, हम एक मिनट रखते हैं, टैग्स दे देते हैं। टैग्स हमने क्या देने हैं, नेम दे देता हूँ, सॉरी नेम देंगे मैं से, नेम इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ elbisTech Terraform VPC, मैंने इस तरह से नाम दे दिया। एनवायरनमेंट दे देता हूँ, मैं कहता हूँ मेरा जो एनवायरनमेंट है जिसके लिए मैं ये VPC बना रहा हूँ वो समझने के डेव है, और मैं कह देता हूँ इसकी जो यूजर टाइप है ना वो है मशीन, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है, इट्स नॉट अ कंपलसरी, ये सारी इन्फॉर्मेशन डालें ना डालें, इट्स ऑल एक्स्ट्रा थिंग्स, लेकिन ये इसलिए हम डालते हैं ताकि आपको बेनिफिट होता है कि जब भी कोई इस जगह पे आएगा उसको पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि वो जल्दी से देख लेगा कि इसका पर्पस क्या था, किस लिए बनाया, क्यों बनाया, ये सब कुछ आप यहाँ पर
ठीक है। अच्छा, जब हम वीपीसी क्रिएट करते हैं तो वीपीसी के साथ हमें सबनेट भी क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि जो EC2 इंस्टेंस है, कभी आप ये नोटिस करना, जब EC2 इंस्टेंस को वीपीसी की जरूरत तो होती है, लेकिन उसमें हम वीपीसी के अंदर जो है ना यहाँ पर क्रिएट करते हुए सबनेट डालते हैं, ना कि वीपीसी डालते हैं। तो हम यहाँ पर सबनेट भी क्रिएट करेंगे, इसलिए इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी उसी तरह मिल जाएगी आपको। यहाँ पर सबनेट डालेंगे AWS_सबनेट। सबनेट कौन सा होगा? सबनेट मैं कहता हूँ जी मेरा ये वेब पब्लिक सबनेट, पब्लिक सबनेट, क्योंकि पब्लिक भी होता है प्राइवेट भी होता है, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं हमें पब्लिक। इस पब्लिक सबनेट को क्रिएट करने के लिए हमें, अच्छा मैं आपको पहले ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता, मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कैसे आती है। तो अगर मैं यहाँ पर क्रिएट वीपीसी पे जाऊँ ना, तो यहाँ पर आपसे सिर्फ नाम पूछता है और CIDR पूछता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, नाम दिया है और हमने CIDR दिया है, 2 इन्फॉर्मेशन है ना, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। बाकी अगर हम लोग सारी चीजें में छोड़ भी देना तो ये क्रिएट कर देगा। दूसरी चीज, जब हम सबनेट क्रिएट करते हैं तो वो क्या मांगता है, चले हम वो देख लेते हैं। जब मैं सबनेट पे जाऊंगा, सबनेट क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पर वो आपसे वीपीसी पूछता है कि कौन सा वीपीसी, और CIDR पूछेगा। जैसे हम क्रिएट करेंगे ना, जब मैं वीपीसी सिलेक्ट करूंगा आपसे CIDR की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो मुझे एक तो वीपीसी पूछता है और CIDR पूछता है कि आपको सबनेट का जो CIDR है वो कौन सा डालना है। अब यहाँ पर क्या डालेंगे आप तो बताओ, आप मुझे यहाँ पर क्या क्या कुछ डालना चाहिए जो मैंने अभी आपको दिखाया है जी। VPC और CID। बिल्कुल परफेक्ट, यहाँ मैं डालूंगा VPC ID। या VPC ID कौन सा है? अब मुझे एक चीज का आंसर दो आप लोग में से कोई, कि भाई VPC ID तो मैं तब लिखूंगा जब मेरे पास VPC क्रिएट हुआ होगा। तो VPC तो क्रिएटेड ही नहीं है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा? फिर जिस नाम से हम बना रहे हैं वो भी डाल सकते हैं। देखें बहुत इस पॉइंट को रेफर समझ लेना। करेंगे। हाँ, अगर आपने डाटाफॉर्म पे पहले काम नहीं किया तो ये याद रखना कि अगर आपका VPC पहले क्रिएटेड नहीं है और आप VPC यही वाला यहाँ पर डिफाइन करना, तो उसका तरीका ये होता है कि आप रिसोर्स का नाम यहाँ पर डिफाइन करते हो। जो मैं कह रहा था ना कुछ टाइम से, कॉन्टेक्स्ट 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 लगा हुआ था, ये अब इसकी जरूरत यहाँ पड़ेगी। कैसे? मैं यहाँ दूंगा सबसे पहले इसको कहते हैं रेफरेंस करना। रेफरेंस, अगर आप क्लाउड फॉर्मेशन में भी काम करो, वहाँ पर रेफरेंसेस होते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर रेफ लिखते हैं, वो इस तरह का रेफ लिखते हैं, लेकिन वो क्लाउड फॉर्मेशन में होता है। यहाँ पर कैसे होता है? सबसे पहले रिसोर्स का नाम AWS_VPC डॉट वेब VPC, बस। और आगे लिखेंगे .ID। हमें ID चाहिए ना, हमने ID, लेकिन उसके साथ ही क्या कि रेफरेंस है, उसने कहा 1 रेफरेंस यहाँ पर यूज हो रहा है। हमने कहा भाई जब तुम VPC क्रिएट करोगे उसके बाद तुम यहाँ पर उसकी ID सेट करना, और उसके बाद तुमने क्या करना है, उसका CIDR ब्लॉक। एक बात याद रखना, बल्कि आप लोगों से पूछता हूँ, किसी ने अगर VPC पे काम किया है, इसका CIDR ब्लॉक क्या मैं ये लिख सकता हूँ? और लिख सकता हूँ तो क्यों लिख सकता हूँ, और अगर नहीं लिख सकता क्यों नहीं लिख सकता? It should fall within the VPC that IP Exactly. range. Exactly. It should be fall in the VPC CIDR जो भी है। तो VPC CIDR is the 192.168 है, तो हमारा जो यहाँ पर VPC CIDR होना है, it should be within the सबनेट जो कि हमने ऊपर डिफाइन किया है 1.0/24। ठीक है। 16 के अंदर कितने वैसे IP एड्रेसेस होते हैं? इट्स वेरी डिफरेंट क्वेश्चन, बट आपको वैसे जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, इट्स अप्रोक्सीमेटली 65,000 से ज्यादा, 65,635 समथिंग IP एड्रेसेस होते हैं जो इस /16 के अंदर आते हैं। इसके अंदर कितने IPs आते हैं? इसके अंदर IP एड्रेसेस आते हैं 256 होते हैं, लेकिन जो AWS के अंदर होते हैं वो 251 होते हैं। बट दीज आर द थिंग्स जो कि VPC रिलेटेड है, AWS रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। एनीवेज, बहुत अच्छा आंसर था कि हम कोई और CIDR नहीं दे सकते, हमने उसके अंदर वाला ही CIDR यहाँ पर डिफाइन करना है। तो हमने डिफाइन कर दिया, एंड देन अब हमारे पास ये दो, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई ये कहाँ से मिलती है, सपोज दैट कि मुझे लिखनी नहीं आती, तो जस्ट नीड टू गो बैक टू द AWS डॉक्यूमेंटेशन, और आप यहाँ से जाके AWS सबनेट की इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, और वो पढ़ के यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप लोग इस डॉक्यूमेंटेशन को, इसीलिए मैं इतना इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, आपने HCL पे काम नहीं किया, नो नीड टू वरी, यू जस्ट नीड टू गो टू द AWS टेराफॉर्म डॉक्यूमेंटेशन, और उसको आप पढ़ें और उससे आप काम चला सकते हैं। ठीक है। अगली चीज आती है टैग्स। हम टैग्स दे देते हैं। टैग्स में हम जल्दी से दे देते हैं 2 टैग्स। नेम दे देते हैं, सॉरी नेम, एंड द नेम इज दिस टैग, टेराफॉर्म पब्लिक सबनेट। नाम कुछ भी दे सकते हैं, इट्स नॉट द मैटर, ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए
आपको अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप सपोज डेव एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं, साथ ही स्टेजिंग का बीपीसी बनाएंगे, आप स्टेजिंग लिखें, फिर जब आप फ्रॉड का बनाएंगे तो इसको सेग्रीगेट करने के लिए यूपी इजी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब यूजर टाइप हम डिफाइन करते हैं, यूजर टाइप इज द मशीन, आपने डिफाइन कर दी एंड बस हम सेव करते हैं। अब होगा क्या, अब एक चीज आपको और करना, ये जब बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। टेराफॉर्म और बाकी भी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड सर्विसेज इतनी इंटेलिजेंट होती हैं, दे कैन इजीली डिसाइड कि कौन सी चीज पहले क्रिएट होनी। अभी खत्म नहीं हुआ एक काम हमने करना है। टेराफॉर्म इतना इंटेलिजेंट होता है कि ये डिसाइड करता है कि हमें कौन सी चीज पहले क्रिएट करनी है। मुझे एक आप में से कोई क्वेश्चन इसका आंसर दे कि क्या मैं ये कह सकता हूँ कि टेराफॉर्म EC2 इंस्टेंस को पहले क्रिएट करेगा और बाकी चीजों को बाद में क्रिएट करेगा? नहीं। पहले ये वीपीसी क्रिएट करेगा। सबसे पहले वीपीसी, सेकंड नंबर पे सबनेट एंड थर्ड नंबर पे EC2 इंस्टेंस। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर मैं एक चीज और डिफाइन करूंगा और वो चीज है कि मुझे यहाँ पर सबनेट पास करना है कि भाई ये सबनेट यहाँ पर जाए, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, सबनेट आईडी। मैं इसको हार्ड कोडली बता रहा हूँ कि भाई तुम्हारा सबनेट आईडी ये होगा। तो देखिए ये टेराफॉर्म इतना इंटेलिजेंट है कि उसको पता है कि भाई यहाँ पर मैंने ये डालना है, AWS सबनेट डॉट वेब पब्लिक सबनेट, यही मैंने यहाँ पर डाला, तो ये इसने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन, और यहाँ आगे लिखूंगा डॉट आईडी कि मुझे आईडी चाहिए। अब ये किस ऑर्डर में क्रिएट करेगा, सबसे पहला स्टेप में ये क्रिएट करेगा इसको, दूसरे स्टेप में क्रिएट करेगा इसको, और तीसरे स्टेप में क्रिएट करेगा। सो ये प्रॉपर ऑर्डर में क्रिएट करेगा, अदरवाइज ये नहीं हो सकता कि EC2 पहले क्रिएट कर दे। कोड आपने चाहे वीपीसी का पार्ट सबसे लास्ट में लिखा हो, लेकिन उसने क्रिएट पहले वीपीसी को करना है, बिकॉज इट नोज कि भाई मुझे पहले कौन सा ऑर्डर में कौन चीज किस पे डिपेंडेंट है। तो वीपीसी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वीपीसी के ऊपर सबनेट डिपेंडेंट है और सबनेट के ऊपर फिर EC2 इंस्टेंस डिपेंडेंट, इसलिए ये इस ऑर्डर में जो है उसको क्रिएट करेगा। अब मैं जल्दी से इसको क्रिएट करता हूँ ताकि हम ये भी देख ले। मैं टेराफॉर्म प्लान करता हूँ। सबसे पहले मैंने कहा था इनिट हमें बार बार नहीं करना, इनिट हमने वन टाइम किया एंड देन इट्स फाइन। अच्छा, ये हमने क्रिएट कर यहाँ किया, इसने सारी इंफॉर्मेशन दे दी है इसने, बल्कि अगर आप यहाँ पर इसको स्क्रॉल अप करें तो यहाँ पर इसने बताया मेरा AMI ID ये होगा, T2 माइक्रो होगा। अब यहाँ पर पब्लिक सबनेट इसने यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने कहा है नोज, इसकी ID बाद में पता चलेगी लेकिन सेट वही होगी जो हम नीचे डिफाइन की है। VPC डिफाइन यहाँ पर किया हुआ है, इसने कहा सबनेट क्रिएट करूंगा, VPC क्रिएट करूंगा, ये उसके CIDRs होंगे, ये सब कुछ डिफाइंड है। अब हम यहाँ पे करते हैं क्लियर करके टेराफॉर्म अप्लाई करते हैं। पहले अच्छा, एक और तरीका भी होता है अप्लाई करने का, एक और तरीका कि अगर मुझे पता है कि भाई मेरी सारी, ये अच्छा तरीका नहीं है, मैं अगेन इंटीमेट कर रहा हूँ इस चीज के ऊपर कि अगर आपको पता है कि भाई सब कुछ ठीक है और मुझे डायरेक्टली वो जो यस की ऑप्शन स्किप करनी है, तो यहाँ पर ऑटो अप्रूव की भी होती है कि यहाँ पर आप लिखें ऑटो APPROV अप्रूव। अब ये मुझसे वो यस नहीं पूछेगा, डायरेक्टली अप्लाई कर दे, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, बट अगेन देखिए उसने मुझसे पूछा नहीं, वो क्रिएट कर रहा है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ VPC के अंदर इसको, तो यहाँ पर देखें, इसने एरर नहीं दिया, यूजर के पास एक्सेस है वीपीसी क्रिएट करने का। हाँ 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 हाँ, देगा एरर देगा, एरर। अच्छा वो EC2 अच्छा इसने AMI डज नॉट एग्जिस्ट, हमने AMI चेंज नहीं की थी, लेकिन इसने एक और चीज है, इसने VPC की तो परमिशन वाकई हमने इसको नहीं दी थी। लंदन रीजन है, लंदन हमने रीजन चेंज किया था। अच्छा वो US ईस्ट ही है। पहले तो ये भी एक एरर है, मैं चले इसको परमिशन भी नहीं देता एंड देन वी विल चेक इट। हम यहाँ से इसका रीजन चेंज करते हैं। एक दफा ये देखूं इसने कहीं नॉर्दर्न वर्जीनिया में कोई क्रिएट तो नहीं किया, परमिशन तो नहीं है EC2 के अंदर, इसकी परमिशन नहीं आती। हाँ इसकी परमिशन सेपरेट होती है। इसने क्रिएट कैसे कर दिया, स्ट्रेंज स्ट्रेंज स्ट्रेंज। एक मैं एक चीज देख लूं, मैं इसकी परमिशन के अंदर कहीं VPC की परमिशन इंक्लूडेड तो नहीं थी। लेट मी चेक, क्योंकि AWS वाले भी ना ऐसी चेंजेस करते हैं समटाइम। ऑटो स्केलिंग है, क्लाउड वॉच, देखिए इसके अंदर क्लाउड वॉच भी इंक्लूडेड है, इलास्टिक लोड बैलेंसिंग तो ऑब्वियसली है ही है। अच्छा हाँ सपोर्ट क्रिएटेड, बाय डिफॉल्ट वीपीसी की परमिशन नहीं होती EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। हाँ लेकिन VPC की परमिशन तो नहीं थी। VPC की तो परमिशन हम सेपरेट देते हैं। अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो मैं इसको VPC की परमिशन आपको दिखा देता हूँ, देता नहीं हूँ VPC। तो हाँ देखिए VPC की परमिशन तो मैंने इसको नहीं दी, वेरी स्ट्रेंज।
अच्छा, एक चीज पहले करते हैं, वो ये है कि मैं इसको डिस्ट्रॉय करता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने क्रिएट करनी थी लंदन रीजन में ना के, तो अच्छा ये डिस्ट्रॉय मैंने किया। अच्छा वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। डिस्ट्रॉय में टाइम लेगा, पहले वो हो गया। इंस्टेंस को रिमूव करेगा। अच्छा हो गया। अच्छा इंस्टेंस नहीं क्रिएट हुआ था, इसलिए इतना टाइम नहीं लिया। एनीवेज हम लंदन रीजन में जाते हैं और वहां जाकर ट्राई करते हैं इसको। मैंने इसका आईडी कॉपी कर लिया है, मैं यहाँ पर करता हूँ। वैसे मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि वीपीसी की परमिशन के बगैर भी इसने क्रिएट किया है। वेरी स्ट्रेंज फॉर मी एज वेल। अच्छा मैंने यहाँ पर ईयू दे दिया इसकी। अब मैं इसको जो यहाँ से अप्लाई करता हूँ विद ऑटो प्रूफ, देन ये वीपीसी क्रिएट करेगा, सबनेट क्रिएट करेगा एंड देन ईशू टू इंस्टेंस क्रिएट करेगा। बट अगेन वेरी स्ट्रेंज कि इसके पास परमिशन नहीं है। अब हम यहाँ पर तो ऐसे रिफ्रेश अभी नहीं, यहाँ पर इसकी वीपीसी का वेट करते हैं कि वीपीसी जैसी है, इसने क्रिएटिंग पे आ गया, ये वीपीसी आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर सबनेट में जाएंगे, सबनेट भी यहाँ पर आ गया हुआ है, ये सबनेट आ गया। इसका देखें CIDR वही है जो हमने डिफाइन किया हुआ है, एंड वीपीसी भी हमारा वही है जो हमने जिस CIDR के साथ डिफाइन किया हुआ है। अब ये EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर रहा होगा, यहाँ पर मैं जाता हूँ तो EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेगा। अब जो EC2 इंस्टेंस ये क्रिएट कर रहा है पेंडिंग में है, ये इसका आपको वीपीसी दिखाता हूँ स्क्रॉल करके। ये इसका वीपीसी देखें, वही एल्बिस्टेक टेराफॉर्म वीपीसी, और सबनेट कौन सा है, एल्बिस्टेक टेराफॉर्म पब्लिक। हमने कहीं वीपीसी आईडी तो नहीं डिफाइन किया था ना, आपने नोटिस किया हो कि हमने यहाँ पर EC2 इंस्टेंस के साथ कोई वीपीसी नहीं डिफाइन किया, लेकिन हमने सिर्फ सबनेट डिफाइन किया। लेकिन सबनेट किस पे डिपेंडेंट है, वीपीसी पे, तो उसने खुद से वो उठा के आपकी वैल्यूज जो है ना वो यहाँ पर सेट कर। और आपके पास CIDR जो है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अब आपके पास जो आईपी एड्रेस है वो 192.168.1.31 का है, क्योंकि हमारा जो सबनेट था वो 192.168.1.0 का था। यानी कि 1 के अंदर, 1 से लेके 2 3 4 5 6 251 के अंदर अंदर तक इसने कोई आईपी देना था, तो इसने आईपी एड्रेस दिया आपको 31, लेकिन पब्लिक नहीं दिया, इसने प्राइवेट दिया है। हमने नाम जरूर पब्लिक रखा था, लेकिन ये पब्लिक नहीं है, इट्स अ प्राइवेट। बिकॉज इसमें एक तो और ऑप्शन होती हैं, अगर किसी ने वीपीसी क्रिएट किया तो उसको पता होगा, वीपीसी क्रिएट करते हुए सबनेट के अंदर एक ऑप्शन होती है एसोसिएट पब्लिक के अंदर गया नहीं, यहाँ नहीं होती, वो वीपीसी के अंदर होती है। हम वहां पर पहले डिफाइन करते हैं कि हम लोग ने जो भी आईपी एड्रेस डालना है वो मेरे ख्याल से पब्लिक के अंदर हो गया। सबनेट सेटिंग्स इन्होंने सब जीयूआई भी चेंज कर दी, ये वाली ऑप्शन है। हाँ ये ऑप्शन होती है पहले यहाँ पर ना, आप लोगों ने किसी ने अगर वीपीसी पहले क्रिएट किया तो यहाँ पर आ रही होती थी, इसलिए मैं वो ऑप्शन यहाँ ढूंढ रहा था, लेकिन उन्होंने कोई अंदर ऑप्शन डाल दी है एडिट पब्लिक, ये वाली ऑप्शन है इनेबल ऑटो असाइन पब्लिक। अगर मैं ये ऑटो असाइन करता तो यहाँ पर ये पब्लिक आईपी एड्रेस आता, लेकिन पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं आया इसमें, यानी कि मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता। बट एनीवेज हमारा वीपीसी भी कनेक्ट हुआ है हमारा वो, लेकिन वो जो चीज है वो मेरे लिए बड़ी स्ट्रेंज है कि इसके वीपीसी की परमिशन नहीं थी, बट हाउ इट विल वर्क on this permission। Anyways एक और काम कर लेते हैं। अभी जो क्वेश्चन मुझसे किसी ने शायद किया भी था समझ में या किसने, आई एम नॉट श्योर, कि अगर हम लोग कोई रिसोर्सेज है मेरे बाकी क्रिएटेड है और मैंने एक नया रिसोर्स क्रिएट करना है और मैं प्लान करूंगा तो ये बाकियों की आईडीज ला के मुझे दिखा देगा, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं करेगा। लाइक कि मैं अब एक S3 की बकेट क्रिएट करता हूँ, तो मैं कैसे करूंगा, इसी रिसोर्सेज में रहते हुए किसी चीज को नहीं चेंज करूंगा। मैं यहाँ लिखूंगा रिसोर्स, और रिसोर्स के अंदर मैं लिख दूंगा AWS S3 बकेट। मैंने ये डिफाइन कर दिया। यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा एल्बिस्टेक बकेट, और ये तो कॉन्टेक्स्ट का नाम है, इसका कोई मसला नहीं, लेकिन नेम जो है वो हमेशा आपको पता है बकेट का वो यूनिक होना चाहिए। बकेट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही सिर्फ बकेट का नाम होता है। तो बकेट का नाम क्या हम रखते हैं, हम रखते हैं एल्बिस्टेक वेब बकेट 00 या कुछ भी इसका कोड डाल देता है ताकि वो यूनिक भी हो जाए। अब नीचे हम अगला काम ये करते हैं कि हमें बकेट को पब्लिक करना है, प्राइवेट करना है, यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। हम कहते हैं बकेट जो है ना वो हमारी प्राइवेट होनी चाहिए, तो बस यहाँ पर हम ये डिफाइन करते हैं। अगर हमें इसके टैग्स डिफाइन करने हैं तो हम यहाँ पर टैग्स डिफाइन करते हैं। मैं टैग्स के लिए बार बार लिखने की बजाय ना इसी टॉपिक क्या हम लिखते रहे। तो अब हमारे पास क्या आ गया है, बकेट का नाम हम ये डाल देते हैं
टैग के अंदर भी डेव बकेट है, मशीन है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर कोई हमने कोई चेंज बड़ी नहीं की, लेकिन देखें असल चीज मैं बताने लगा हूँ कि इसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो स्टेट फाइल के अंदर, अब शुक्र स्टेट फाइल ओपन हो गई, पता पहले क्यों नहीं ओपन हो रही थी। ये स्टेट फाइल के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। एक बात याद रखना, अगर मैं टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय करूंगा ये स्टेट फाइल एम्प्टी हो जाएगी। अभी क्योंकि क्रिएटेड है तो यहाँ पर देखिए सारी इन्फॉर्मेशन सेव्ड है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने ये डिलीट कर दी, एक बात याद रखना, अगर मैं इस जगह पे इस स्टेट फाइल को डिलीट कर दूं और अपने रिसोर्सेज मेरे बने रहे, यानी कि AWS के ऊपर रिसोर्सेज मेरे बन गए हुए हैं, और मैं स्टेट फाइल को डिलीट कर दूं, तो मैं इस टेराफॉर्म का लिंक खत्म हो जाएगा AWS के साथ। आपके जितने रिसोर्सेज बने हैं वो टेराफॉर्म से डिलीट नहीं होंगे, फिर आपको मैनुअली जा जाके डिलीट करने पड़ेंगे। एक बात याद रखना, अभी सिर्फ 2-3 रिसोर्सेज मैंने बनाया टेराफॉर्म से, अगर मैंने 100 एंड 150 रिसोर्सेज या कुछ मल्टीपल रिसोर्सेज और उनकी कनेक्टिविटीज आप इसमें की हो, और आपकी वो स्टेट फाइल मिस हो जाए या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपको सारे रिसोर्सेज मैन्युअली डिलीट करने पड़ेंगे जाके, और लग पता जाएगा। लिटरली बहुत कई चीजें एक दूसरे पे इस तरह स्ट्रिक्टली अटैच्ड होती हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो अब यहाँ पर अगर आप ये करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अब अच्छा, असल चीज ये बताने लगा था कि मैंने किसी रिसोर्स को नहीं छेड़ा, मैंने सिर्फ एक S3 की बकेट क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ लिखूंगा टेराफॉर्म प्लान। टेराफॉर्म प्लान ये क्या करेगा, मुझे बाकी चीजों की किएगा, सब स्टेट्स बिल्कुल ठीक है, एक चीज सिर्फ आपने ऐड किया, अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ क्या लिखा होगा, देखिए उसने कहा VPC आईडी आपका रिफ्रेश किया है, सही है, बना हुआ है, सही है, उसकी आईडी ये है। AWS ये सबनेट दिखाएगा, सबनेट भी ठीक है। EC2 इंस्टेंस दिखाया, उसने कहा सिर्फ आपने S3 की बकेट क्रिएट करनी है, देखना अभी यहाँ पर आ जाएगा। उसने कहा आपका सब कुछ ठीक है, मैंने सिर्फ प्लस क्या करना है, एक S3 की बकेट क्रिएट करनी है बस। बाकी देखिए उसने नीचे लिखा है 1 to add चेंज, बाकी कोई चेंज नहीं है, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे क्रिएटेड है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा अप्लाई ऑटो प्रूफ। आप क्या करेगा, S3 के ऊपर एक बकेट क्रिएट कर दो। तो क्रिएट करना आसान है ना जी, टेराफॉर्म को इनिशियलाइज नहीं करना पड़ेगा ताकि वो पैकेजेस ना ना ना, इनिशियलाइज करना ही नहीं। वो इनिशियलाइज क्यों करते हैं, इनिशियलाइज हम तब करते हैं जब हमने प्रोवाइडर से कनेक्शन करना है। मैंने प्रोवाइडर तो AWS है ना, AWS के अंदर अब मैं सारी जिंदगी भी कुछ करता रहूंगा ना, मैं कभी इनिशियलाइज नहीं करना पड़ेगा। सही। प्रोवाइडर की अब देखिए उसने एरर दिया है, उसने कहा परमिशन ही नहीं है आपके पास, क्योंकि हम लोगों ने तो परमिशन नहीं, उसने कहा एरर क्रिएटिंग एक्सेस डिनाइड, हमने परमिशन नहीं है। अब उसने एरर दिया है, जो कि ऑब्वियसली पहले भी देना चाहिए था। क्यों नहीं दिया ये समझ में नहीं। बड़ी स्ट्रेंज है, मैं बड़े अच्छे से काम कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर S3 को दिखा है, और S3 के ऊपर इसकी S3 की वैसे फुल एक्सेस दे दो, लेकिन मैं अगेन आपको ये चीज बता रहा हूँ कि इट्स नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस कि आप S3 की फुल एक्सेस दें। यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया था, प्लान किया, देखिए उसने बाकी चीजों के बारे में कहा कि सब रिसोर्सेज वैसे ही क्रिएटेड है, सिर्फ मैंने चेंज उसने बताया कि आपके जो कोड के अंदर चेंज आया है वो सिर्फ आपकी S3 की बकेट का आया है, और S3 की बकेट को जैसे ही मैंने अप्लाई किया उसने कहा भाई आपके पास एक्सेस नहीं है। अब उसने एक्सेस डिनाइड दिया है। अब मैं जाके S3 की फुल एक्सेस दे देता हूँ, या मैं स्पेसिफिक सिर्फ क्रिएट करने की एक्सेस दूंगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इट्स नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस। आपके पास सिर्फ इतनी परमिशन होनी चाहिए जो आपका पर्पस है, क्रिएट करना है, सिर्फ क्रिएट करने की परमिशन दें, बाकी चीजों की ना दें। रिव्यू एंड ऐड परमिशन मैंने ये दे दी। यहाँ पर आने के बाद अब मैं इसको अप्लाई करूंगा, तो अब ये क्या करेगा, हमारे S3 के अंदर जाके S3 की बकेट क्रिएट कर देगा। ये S3 की बकेट 35 क्रिएटेड है, बहुत ज्यादा क्रिएटेड है, आई एम नॉट श्योर क्यों, लेकिन अब इसमें 36 हो जाएंगी थोड़ी देर। ये देखिए उसने कहा बाकी सब चीजें वैसे की वैसे हैं, सिर्फ मैं क्या चेंज करने लगा हूँ, S3 की बकेट। ये देखिए वो क्रिएट कर रहा है, ये S3 की बकेट है, अब वो चेंज करने लगा। ये देखिए वो क्रिएटिंग, और ये क्रिएट बड़ी जल्दी हो जाएगी, कोई इतना टाइम नहीं लेती क्रिएटिंग। और अभी क्रिएटेड आ जाएगा, ये आ गया क्रिएटेड। अब मैं जाकर देखो 35 थी, मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो ये कितनी हो गई, 36। 36 कौन सी है, मैंने क्या नाम रखा था इसका नाम मैंने लिखा, तो मैं इसको एक कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो ये मेरी बकेट क्रिएट होगी। लंदन रीजन में क्रिएट हुई है और ये बकेट अभी क्रिएट हुई है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर, इस तरह कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई चीज नहीं है। तो बात ये कि क्रिएट करना आसान है, डिलीट करना आसान है। डिलीट कैसे करूंगा, डिस्ट्रॉय ऑटो प्रूफ, सब कुछ, VPC भी, सबनेट भी, EC2 इंस्टेंस भी, S3 भी। अब ये रिवर्स ऑर्डर में करेगा, क्योंकि अब ये पहले S3 को करेगा, VPC को नहीं कर सकता, क्योंकि VPC पे कौन डिपेंडेंट है, सबनेट, और सबनेट पे कौन डिपेंडेंट है, इंस्टेंस। पहले इंस्टेंस डिलीट होगा,
फिर सबनेट डिलीट होगा, फिर वीपीसी डिलीट होगा और S3 भी वैसे की वैसे डिलीट होगा, सारा कुछ ये डिलीट करेगा। आपको दिखा देता हूँ S3 की बकेट मेरे ख्याल से डिलीट हो गई होगी। ये देखिए अब वो अननाउन इसलिए दे रहा है क्योंकि डिलीट हो चुकी है। इस पे जाता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ रनिंग था, ये शटिंग डाउन पे आ गया। वीपीसी में जाता हूँ, इसका सबनेट यहाँ से अभी नहीं रिलीज हुआ होगा जब तक ये EC2 इंस्टेंस नहीं जाएगा, तो EC2 इंस्टेंस छोड़ेगा तो सबनेट डिलीट होगा, सबनेट डिलीट होगा फिर वीपीसी, तो ये रिवर्स ऑर्डर में जाएगा सब कुछ। तो ये कुछ मैंने आइडिया दिया है आज के सेशन का, कि जिसमें आप लोगों को इंट्रोडक्शन भी दे दिया, इंस्टॉलेशन का भी बता दिया, बेनिफिट्स भी बता दिए, कुछ रिसोर्सेज क्रिएट करने का भी मैंने आप लोगों को बता दिया। डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने है, किसी भी डॉक्यूमेंटेशन को आप इसकी पकड़ेंगे, आपको जो चीज क्रिएट करनी है वो क्रिएट करना है। EBS वॉल्यूम क्रिएट करना है, इजीली EBS वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ लें, आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। बात सिर्फ ये कि AWS रीजन डिपेंडेंट नहीं है, क्या AWS रीजन डिपेंडेंट नहीं है? S3 बकेट रीजन डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, S3 जो है ना वो रीजनल सर्विस है। S3 जो है वो रीजनल सर्विस है। S3 असल में ना, अगर S3 जो है वो ग्लोबल सर्विस है असल में, लेकिन जो बकेट्स है वो रीजनल से डिपेंडेंट होती है। यानी कि हमने तो कहीं भी मेंशन नहीं किया था कि ये लंदन में क्रिएट हो। नहीं, मैंने ऊपर डिफाइन किया हुआ है ये लंदन, ये तो हमने कहीं पे किया हुआ है ना सर। हाँ नहीं, अगर हम लोगों ने इसको चेंज करना तो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। एक मिनट, ये क्या हो गया नीचे से आ रहा, हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। हमने ऊपर ग्लोबली ये जो चीज है ना ये ग्लोबल हो गई, हमने प्रोवाइडर में दे दिया भाई हमारा ये होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर हमें डिफाइन करना तो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, या हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो एक बात याद रखो, AWS की जो S3 की सर्विस है वो ग्लोबल जरूर है, लेकिन जो बकेट है वो रीजनल सर्विस। EC2 रीजनल नहीं है, EC2 अवेलेबिलिटी जोन स्पेसिफिक सर्विस होती है। क्या आप रीजन के अंदर अवेलेबिलिटी जोन भी स्पेसिफाई भी कर सकते हो, यानी कि देखिए यहाँ पर A डिफाइन किया मैंने, यहाँ पर 2B में करना है, 2C में करना है, ये अवेलेबिलिटी जोन स्पेसिफाई कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इसने ये सब कुछ क्रिएट किया और डिलीट भी कर दिया। एनीवेज, आज का सेशन खत्म करते हैं। कल इंशाल्लाह हम लोग इसमें एक पूरा आर्किटेक्चर मेरे पास है जो कि मैं आपको बना के कराऊंगा, जिसके अंदर हम लोग VPC भी क्रिएट करेंगे, एक पूरी वेबसाइट और वेब सर्वर डिप्लॉय करेंगे, जिसको हम बाद में यानी कि टेराफॉर्म के थ्रू करेंगे। मैनुअल तो हमने किए हुए हैं काफी दफा, लेकिन टेराफॉर्म के थ्रू करेंगे और उसमें वेबसाइट भी आपकी चलेगी, सब कुछ होगा। फिर मैं आपको S3 वाला काम करवाऊंगा कि S3 के साथ कैसे इसको लिंक करते हैं, हमारा जो स्टेट फाइल है S3 पे कैसे जा सकती है। और आखिरी पार्ट में आप लोगों को ये करवाऊंगा कि हम लोग मॉड्यूलिंग का बेनिफिट क्या है और मॉड्यूल्स लिख कैसे सकते हैं। हम 1-2 मॉड्यूल लिख लेंगे, हम सारे नहीं लिख सकते, बहुत ज्यादा चीजें हैं, लेकिन हम 1-2 मॉड्यूल जरूर लिख लेंगे। सर एक सवाल है यहाँ पे, जैसे हम इंस्टेंस क्रिएट करते हुए उसका स्टेट नहीं बता सकते कि जैसे इंस्टेंस क्रिएट हो उसका स्टेट स्टॉप आ जाए या स्टार्ट पेंडिंग? नहीं, ऐसे नहीं होता, क्योंकि असल जो टेराफॉर्म का पर्पस है वो स्टॉप स्टार्ट करना नहीं है, उसका असल पर्पस है क्रिएट करना और डिस्ट्रॉय करना। तो इसलिए फिर हम करते वक्त ही अगर हम चाह रहे हैं कि हम बता दें कि भाई ये रनिंग में नहीं है, स्टॉप में ही रहे। नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छा, कल का सेशन वैसे ओपन नहीं है, लेकिन जो 2-3 बंदे आज आए हैं उनका नाम मुझे मैंने देख लिया हुआ है, मैं उनको जरूर अलाउ करूंगा कि वो कल बेशक ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं बाकियों को ओपन नहीं करूंगा, लेकिन आप जी आप मेल सेंड करोगे विद द लिंक? नहीं, आप इसी लिंक के ऊपर, ये जो आज का लिंक है वैसे इसी लिंक पे, इसी टाइम के ऊपर जहां आज स्टार्ट हुआ इसी टाइम पे कल स्टार्ट होगा। ठीक, थैंक यू सो मच with the same link. Seriously, it's a very wonderful and very informative session. थैंक यू सो मच। बस आपने कोशिश करनी कि जो अपने जो Zoom का जो लिंक जो नेम है ना वो अपना यही रखना, ताकि मैं फिर आप लोगों को अलाउ करूं। हाँ जी, श्योर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।